सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, अर्थात सभी सुखी हों, सभी निरोगी रहें। यही भावना, यही दर्शन और यही समर्पण जिनके जीवन का आधार रहा। आज हम बात कर रहे हैं पद्मश्री डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह जी की, एक ऐसे चिकित्सक जिन्होंने पिछले 49 वर्षों से अधिक समय तक न केवल हजारों मरीजों का इलाज किया, बल्कि बिहार में किफ़ायती और सुलभ कैंसर उपचार को एक नई दिशा दी। महावीर कैंसर संस्थान पटना के निदेशक के रूप में इन्होंने इस संस्थान को देश के सबसे बड़े और भरोसेमंद कैंसर अस्पतालों में शामिल कराया। इनकी कार्यशैली में संवेदना है, सेवा है और संकल्प है कि कोई भी मरीज केवल पैसों की कमी से जीवन न खोए। भारत सरकार ने इनके इसी अमूल्य योगदान के लिए इन्हें देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया। आज हम उनके साथ हैं, एक ऐसे डॉक्टर जो इलाज को सिर्फ पेशा नहीं बल्कि ईश्वर की साधना मानता है। सर, दो सवाल मेरे मन में आ रहा है। सबसे पहला सवाल कि आपका मित्रता नीतीश जी से कैसे हुई, और दूसरा प्रश्न ये है कि ये कैंसर एक्चुअल में अगर आम आदमी को समझना हो, एक रिक्शा चालक को समझना हो, तो कैसे उसको वो समझ सकता है कि कैंसर एक्चुअल में है क्या? मेडिकल कॉलेज में थे, पटना मेडिकल कॉलेज जी। तो उस समय नीतीश जी थे इंजीनियरिंग कॉलेज में जी। 10 आदमी का ग्रुप था, बता रहे हैं आपको जी। ज़्यादा का बड़ा नहीं था। मेडिकल में थे, कुछ अमेरिका चले गए, कुछ इंग्लैंड चले गए। हम और नीतीश जी उस ग्रुप के 2 आदमी बच गए। हम लोग बच गए। तो फिर हम लोग के साथ वो रहते थे, यहाँ भी आना जाना उनका लगा रहता था, और दोस्त हम लोग थे ही पहले से। तो इस तरह से हम लोग की दोस्ती बहुत अच्छी रही। कैंसर वाले लोगों के लिए कुछ सब्जियां वगैरह आप कर सकते हैं कि क्या खाएं? वो ऐसी चीजें जो इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं, वही चीजें, और कुछ है, कोई अलग से थोड़ी सब्जी। इम्यूनिटी बढ़ा तो इम्यूनिटी को बूस्ट करे, बस वही खाना चाहिए। अच्छा, दूध, चाय, चीनी, इससे भी लोगों के मन में है कि कैंसर होता है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, कोई पॉजिटिव प्रूफ नहीं मिला, कोई साइंटिफिक बेस पे इसको नहीं प्रूफ किया गया कि चाय पिएंगे तो कैंसर हो जाएगा। जो ब्रेस्ट में ये होता है गांठ, ये हर एक गांठ कैंसर हो सकता है या नहीं होता है? अच्छा, हमने जितनी चीज बताई ऐसे कैंसर नहीं होता है। अच्छा, लेकिन चांसेस है। जी। अच्छा सर, ये बताइए खान पान कितना महत्वपूर्ण है कैंसर को? ये खान से देखिए, ये तो है कि यदि खान पान, यदि आप सही समय पर सही खाना खाएं तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा बचाव हो सकता है। ये कोई नहीं कर सकता कि हम नहीं अच्छे खाना खाएं और हमको काहे कैंसर हो गया। क्या मोबाइल फोन और बिजली का ये जो तार वगैरह है, ये भी कैंसर के लिए? अभी तक 100% ये कहीं भी नहीं आया है, लेकिन वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो निकलते ही हैं, जैसे हम यहाँ रखते हैं तो चलता है, लेकिन अभी तक ऐसा डेफिनेट प्रूफ नहीं हो पाया है। अच्छा, आपने हेमा मालिनी जी के साथ, शबाना आजमी के साथ, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ मिलकर इसके लिए जागरूकता का काम किया है। ये क्या काम था सर? कैसे इसको, तो आपके पास कैसे आए हेमा मालिनी और शत्रुघ्न सिन्हा वगैरह? कैंसर, ये शब्द सुनते ही हमारे मन में एक खौफनाक तस्वीर उभरती है। वो अनिश्चितता, दर्द की कल्पना और अपनों को खोने का डर। लेकिन आज यह पॉडकास्ट आपके कई भ्रम को दूर करेगा, क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं देश के प्रसिद्ध कैंसर विशेषज्ञ, जिन्होंने इसमें लगभग 49 वर्षों से अधिक का समय दिया है। भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से नवाजा है। नाम है श्री डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह। आज इन्हीं से इस पॉडकास्ट में हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका, और धन्यवाद। हमारा सबसे पहला सवाल आपका यही है कि आप बांका के एक छोटे से गांव से निकले, और मैं जहां तक आप पर रिसर्च कर रहा था तो कई विदेशी पत्रिकाओं ने आपको अपने पेज में जगह दिया है और आपको बहुत सम्मान दिया है। मैं बहुत समझ नहीं पाया, उस यात्रा को थोड़ा मुझे समझाइए, जो उस गांव से निकलकर कोई विदेशी पत्रिका तक पहुंचता है, इसका क्या रहा? देखिए, गांव तो हम इसलिए रहे कि मेरे पिताजी एजुकेशन डिपार्टमेंट के एक बड़े अफसर थे, लेकिन उनका ट्रांसफर बहुत होता रहता था। तो बाद में एक स्कूल की स्थापना की गई थी वहाँ, जो कि डिस्ट्रिक्ट स्कूल के बराबर, डिस्ट्रिक्ट के जो एक स्कूल होते हैं जो कि गवर्नमेंट के होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हायर सेकेंडरी स्कूल, उसके बराबर में उसका दर्जा दिया गया था। बिहार का शायद एक ही मात्र स्कूल था वो।
तो उन्होंने सोचा क्यों नहीं हम अपने बच्चों को यहीं पढ़ाएं। तो हमारी पढ़ाई लिखाई गांव में हुई, और गांव से फिर हमने बाद में, हमें जो फाइनल एग्ज़ाम होता है उसमें हमारे मार्क्स काफ़ी ज़्यादा थे, तो उससे हमको नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप मिला, और उस स्कॉलरशिप के बदौलत और हमारा जो अपना मार्क्स थे उस आधार पे हमारा एडमिशन पटना मेडिकल कॉलेज, जो उस समय प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज था, वहाँ हुआ मेरा एडमिशन। एडमिशन के पश्चात हमने पूरी पढ़ाई मेडिकल की यहीं पूरी की इसी कॉलेज में, और बाद में इसका नाम जब हम पास आउट किए उसके कुछ दिनों के बाद इसका पटना मेडिकल कॉलेज नाम रख दिया। बहुत पुराना मेडिकल कॉलेज था, लगभग शायद कंट्री में 5वां सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज ये था। तो सारी पढ़ाई लिखाई सारी चीज़ें मेरी पटना में ही हुई और यहीं पे हुआ कॉलेज में। कॉलेज से जब हम पढ़ाई करके निकले तो मेरे सामने दो विकल्प थे कि हम किस पीजी में, पोस्ट ग्रेजुएशन में किस डिपार्टमेंट में हम जाएं। मेरे सामने करके 18 डिपार्टमेंट थे, लेकिन हमें लगा कि क्यों नहीं हम ऐसे डिपार्टमेंट में जाएं जहां कि हमको जाने के बाद हमारी नौकरी मिले, स्कोप अच्छा हो और लोगों को हम सेवा ज़्यादा दे सकें। तो मैंने पहले एक ऑर्थोपेडिक्स और पीडियाट्रिक्स, बच्चों का डिपार्टमेंट और हड्डी का विभाग, ये दो बहुत अच्छे माने जाते थे, बहुत टॉप पे थे। बदलते रहता है धीरे धीरे, ये कभी ये अच्छा कभी ये खराब, डिपेंड करता है कि कैसा इसका स्कोप है। तो हमारा ऑर्थोपेडिक्स में एडमिशन हो गया। ऑर्थोपेडिक्स में काम किया, लेकिन हमें करीब 4-5 महीना काम करने के बाद लगा कि ना, ये मेरे लिए ठीक जगह नहीं है। मैं जिस मेंटलिटी से मेडिकल में आया हूँ और जो काम करने का सोचता हूँ, ये रोज़ हड्डी तोड़ो और जोड़ो, हमसे ये नहीं होगा। तो इसलिए मैंने सबसे पहले अपने एक हमारे टीचर थे उस समय CP ठाकुर, जो अभी हेल्थ मिनिस्टर भी रहे हुए बिहार इंडिया के, और उसके बाद एक शिवनारायण सिंह थे, पटना के बहुत ही प्रोमिनेंट फिजिशियन थे। तो इन्हीं दोनों से बात किया, तीन लोग, दोनों ने हमें सजेस्ट किया कि नहीं तुम ऑन्कोलॉजी में जाओ। ऑन्कोलॉजी मतलब कैंसर की बात, कैंसर ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें चले जाओ। कि ऑन्कोलॉजी का तो कोई नामो निशान नहीं है, 0 पर कोई एडमिशन भी नहीं लेता है। आप कह रहे हैं हमको उसमें जाने के लिए, जब ऑर्थोपेडिक छोड़ के जाना चाह रहे हैं। तो उनका नहीं, यहाँ नहीं है स्कोप, लेकिन हम जानते हैं बाहर इसका बहुत स्कोप है। आप जब भी बाहर जाओगे इसका बहुत गुना स्कोप है। यहाँ कोई बढ़ाने वाले मिले नहीं, तो ये विभाग ऐसे ही पड़ा रह गया। मैंने उनकी बात मान करके फिर ऑन्कोलॉजी में चला आया। ऑन्कोलॉजी का मतलब होता है कैंसर की इलाज, और कैंसर की इलाज में मैंने काम करना शुरू किया वहाँ पे। और ऐसा हुआ कि हम जो उपेक्षित पड़ा हुआ था विभाग, उसमें मैंने काम करना शुरू किया। मैंने बहुत आगे बढ़ाया उस विभाग को, और जो चीज़ें कभी पटना में देखने को नहीं मिलती थी मेडिकल कॉलेज में, उसमें अच्छे अच्छे लोग आते थे, भर्ती होते थे, और भर्ती होने के बाद वो जो है सो अपनी इलाज करवाते थे। कोई IAS हो चाहे डॉक्टर्स हो, सब वहाँ आते थे। हमने उस लेवल तक उसको ले आया। मेरे साथ PGs भी थे कुछ जो काम करते थे, तो एक अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात कि हर पेशेंट जो मेरे पास आता था, मैंने वो चैलेंज की तरह लेता था कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे पास कोई गाइडलाइन इतनी अच्छी नहीं थी उस समय, लेकिन हम करें क्या, इसको कैसे हम बेहतर दे सकें, और नहीं बचा सकते हैं तो इसके दर्द और तकलीफ को कैसे हम दूर कर सकें, इस पर मेरा हमेशा फोकस रहता था। खैर उसके बाद हमने काफ़ी 2 साल तक यहाँ काम किया, और उसके बाद इसके पहले हमको ब्लॉक भी जाने का मौका मिला, चूँकि जब तक हम ब्लॉक नहीं जाते थे तो हमारा रूरल पॉइंट नहीं मिलता था। तो मैं एडमिशन लेने के पहले, ये जो PG एडमिशन के पहले, मैं कोइलवर गया। कोइलवर में जाके TB हॉस्पिटल था, वहाँ जाके 2 साल काम किया, और वहीं से हम आगे फिर पटना PG किया। और PG करने के बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये हमको जचाने की कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई रेडिएशन का चीज़ नहीं है। और मैंने यहाँ डिग्री तो मिल गई हमको, लेकिन मन नहीं भरा हमको कि नहीं, मैंने काम नहीं सीखा। तो फिर मैंने क्या किया कि टाटा मेमोरियल में अप्लाई किया बम्बई में। बम्बई में जब अप्लाई किया तो वहाँ मेरा, इंडिया में 2 आदमी का सिलेक्शन हर साल होता था, मेरा वहाँ सिलेक्शन हो गया। मैं फिर वहाँ चला गया टाटा मेमोरियल में, और टाटा मेमोरियल में पढ़ाई लिखाई की। वहाँ जाके हमको लगा कि देश का सबसे अच्छा अस्पताल ही नहीं है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है। और मैंने पहली बार जाना
कि इंफ्रास्ट्रक्चर कितने अच्छे यहाँ के, जो हम लोग क्या बिल्कुल नहीं जी। था। तो हम लोग उस समय वहाँ पर रहे, वहाँ सीखे, और यदि हम कैंसर के बारे में कुछ सीखे हैं और जानते हैं तो इसी उस अस्पताल की देन है। और हमने फिर वहाँ से दो साल के बाद, वहाँ के डायरेक्टर थे पीबी देसाई, वो बोलते थे कि डॉक्टर सिंह आप रहो यहाँ, मैं आपको परमानेंट पोस्ट पर रखता हूँ। तो मैंने कहा कि नहीं सर, हमको सीख लिए, आप ही ने सिखाया और सारे लोगों ने सिखाया, तो हमको अब जाने दीजिए बिहार। हम बिहार में जहाँ की कुछ भी नहीं है, हम चाहते हैं वहाँ लोगों की सेवा करें। देखा उन्होंने कि नहीं, मैं थोड़ा एडमिट था कि नहीं मैं बिहार ही लौटूंगा, है ना। तो उन्होंने कहा ठीक है आप जाइए, लेकिन अभी 30% पेशेंट बिहार से टाटा मेमोरियल में इलाज कराने आते हैं जी। तो ये फ्लो को आप रोकिए जा करके, तभी मैं समझूंगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया जा करके। मैंने कहा सर हम डेफिनेट तो नहीं कर सकते, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सेटिस्फेक्शन के हिसाब से बिहार में कुछ जरूर करूंगा, ताकि लोगों को आने जाने का झंझट नहीं करना पड़े। यहाँ आया तो यहाँ फिर मैं लौट करके मैं सोचा किसके पास जाऊँ, कैसे जाऊँ, किसके पास लगूँ। सरकारी हॉस्पिटल में कुछ हो नहीं रहे थे, सरकारी अस्पताल में कुछ होता नहीं था जी। तो फिर मैंने सोचा पीएमसीएच में तो थे ही हम, लेकिन हम सोचा कि क्या करें। तब मैंने ऐसा सोचा कि ऐसा जगह हो कोई जहाँ की अच्छी इलाज हम कर सकें, ऐसी जगह कोई हो जहाँ कम पैसे में इलाज कर सकें, ऐसी जगह हो जहाँ की हर तरह का सुविधाएं हो, ऐसी जगह हो जहाँ के बदलाव ला सके कैंसर में कुछ, क्योंकि जो होता है सब देखते मर जाता है, ऐसा तो नहीं होता है, हम लोग उसको बचा सकते हैं लोगों को। तो मुझे लगा कि भाई जहाँ पैसे भी कम लगे, जहाँ उसको बराबर डोनेशन मिलता रहे, तो मैंने महावीर कैंसर संस्थान के कुणाल जी थे उस समय सेक्रेटरी, वो मेरे कंटेम्प्रोरी भी थे पटना यूनिवर्सिटी में, तो मैंने उनसे भेंट की। उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और उनकी एक ज़मीन थी फुलवारी शरीफ में, तो ज़मीन में लगभग 3 एकड़ की। तो हुआ कि सबका बुलाया, तो जो जिस विभाग के थे वो कहे कि ये बने वो बने, ऑर्थोपेडिक वाले कहते थे वो बने, पेडियाट्रिक वाले ये बने, सब अपने अपने विभाग के बारे में बोलते थे। लेकिन एक चीज़ जब मैंने उनको बताया कि देखिए सब विभाग यहाँ चल रहा है, हार्ट का भी है, सब चीज़ का है, तो क्यों नहीं हम लोग एक ऐसे विभाग खोलें जो शून्य के बराबर है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, उस विभाग को खोलें। तो लोगों को बात जब ये थोड़ा सा लगा लोगों को ठीक, कुणाल जी भी ठीक समझे इसको, और उन्होंने कहा कि नहीं मैं समझता हूँ कि ठीक है हम लोग कैंसर विभाग खोलेंगे। तो इस कैंसर विभाग की महावीर कैंसर संस्थान में स्थापना हुई और उसकी स्थापना के साथ दलाई लामा जी आए थे, उन्होंने शुरुआत की। और इस तरह से क्या, वो पैसे नहीं थे हम लोग के पास, बिल्डिंग बननी थी, मंदिर उतने पैसे नहीं दे पाता था, कम ही पैसे दे पाता था, कम से कम पर पैसे पर हमने उस अस्पताल को शुरू किया। और मैंने फिर नौकरी छोड़ दी पीएमसीएच की, अपनी सरकारी नौकरी, वो भी पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल की नौकरी छोड़ करके एक प्राइवेट संस्थान जो खेत था उस समय, वो खेत था उस समय, अब वहाँ पे अस्पताल बनना था, मैंने उस समय छोड़ा उसको, इसलिए ये दोनों जगह हम नहीं काम कर सकते थे। और ये मेरा पहला उदाहरण है, शायद अंतिम उदाहरण भी होगा। हमको इस तरह का काम करें कि बिहार के बेस्ट अस्पताल में काम करते हुए नौकरी से रिजाइन करके एक ऐसे अस्पताल में जाए जहाँ कुछ है ही नहीं, जहाँ खेत है। तो मैंने रिस्क लिया, मैंने कहा कि नहीं, और हम जी जान से लग गए इसके पीछे। फिर बनने लगा, बिल्डिंग बनी, ये बना, हर विभाग बने ना, तो हमें लगा कि नहीं, ये किसी इनलाइटेंड आदमी से इसका उद्घाटन होना चाहिए। आदमी की एक पहचान होती है और यदि उससे आप काम कराएंगे तो कहीं ना कहीं उनका ब्लेसिंग होता है। तो जो विभाग बने, मान लीजिए 15 विभाग बने, हर में इनलाइटेंड आदमी आते थे, कोई जैन संप्रदाय के, कोई सिख संप्रदाय के, कोई बुद्धिस्ट लोग आए, इस तरह से बहुत सारे लोग आते गए और अपना आशीर्वाद देते गए। कुलदीप नायर आए थे, लाइब्रेरी था तो उसमें वो आए थे। तो हमने देखा कि नहीं, अस्पताल अब ग्रो करने लगा है और जी जान हम लोगों ने लगाया था उसके पीछे में, बना तो देंगे इसको हम लोग। और बढ़ते गया। आज स्वरूप देखेंगे तो ये 500 बेड का अस्पताल, ईस्टर्न इंडिया का पहला अस्पताल जो कि कैंसर ट्रीटमेंट में सारी चिकित्साएं एक छत के नीचे दे रहा है, वो अस्पताल बने। मैंने जितना भी सीखा, जितना भी जाना, मैंने लगा दिया उस अस्पताल में। और ये एक चैरिटेबल अस्पताल था जी। गरीबों के लिए हमने 50 रुपया का शुल्क, कि नहीं इससे हम ज़्यादा नहीं बढ़ाए, 50 रुपीज़ से 50 रुपये का शुल्क लेते थे
और उसी से इलाज करते थे कैंसर का। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी, खर्चीली बीमारी, और इतना करें 50 रुपया शुल्क लेके हम वहाँ शुरू किया। तो भगवान की कृपा, ऊपर वाले की कृपा, मदद करते गए और वो बनता गया। और फिर हमने सारे डिपार्टमेंट्स बनाए। रेडिएशन का डिपार्टमेंट, रेडिएशन में हर तरह के इक्विपमेंट्स लिए। उसके बाद हम लोग को डोनेशंस मिलने लगे कहीं से। जब आप देखेंगे एक अच्छा काम करेंगे ना तो खुद ब खुद लोग आएंगे आपके पास डोनेशन देने। आप कुछ नहीं करिए बोलेंगे तो नहीं देगा। मैंने दिखाया कि हम ऐसे कर रहे हैं, हमको डोनेशन भी मिला। एक अमेरिका के थे, उन्होंने 1-2 करोड़ रुपये का इंस्ट्रूमेंट दिया हमको। इस तरह से हमको लगता है कि डिपार्टमेंट बढ़ते गए, डोनेशंस आते गए, और सबसे ज़्यादा हिंदू का वो अस्पताल था। और सबसे पहला डोनेशन इमाम बुखारी, यहाँ इमाम बुखारी नहीं, इमाम जो थे इसके इमारत सरिया के, उन्होंने पहला दिया डोनेशन। अच्छा, तो एक पहला डोनेशन उन्होंने दिया उस अस्पताल को। और दोनों हम लोग मिल करके धर्मशाला का उद्घाटन किया उन्होंने। हम लोग मिल करके, चूँकि फुलवाड़ी शरीफ जो कि बहुत बड़ा शरीफ, मतलब कि इनलाइटेड जगह का कहते हैं, तो वहाँ था, और वहाँ के लोग भी जुड़ते गए हमसे, और अस्पताल को बनाने में उन लोगों की बड़ी भूमिका की रही। कभी कोई तरह का दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, और उसमें लालू जी का भी राज था। तो खैर वो सबको हम लोग झेलते रहे, और अस्पताल बढ़ता गया आगे। अस्पताल में हमने हर चीज़ सोचा कि नहीं, हम लोग अपने को, मैं क्या करता था कि पेशेंट की जगह पर रखता था कि यहाँ कैसे बने। हम कोई आर्किटेक्ट नहीं थे, लेकिन हमको लगता था कि हम पेशेंट तो के क्या हमको अच्छा लगेगा, हमको कम चलना पड़े, बैठने की उचित जगह मिले, यहाँ से अस्पताल को हम देख सकें। तो फिर कभी हम डॉक्टर के अथी पर जाके बैठते थे, वहाँ हमको क्या अच्छा लगेगा। इस तरह से हर विभाग बनते गए, हर विभाग। और आपको अच्छा लगेगा बात सुन के कि 1 इंच भी जगह का हमने वेस्ट नहीं किया उस अस्पताल में। अच्छा। और ये बेस्ट अस्पताल बना पूरे ईस्टर्न इंडिया का, और बल्कि नेशनल लेवल का कह सकते हैं। और एक बात बता दें कि हमारा अस्पताल जो था, ये करीब 1100 आदमी काम करते थे उस समय, 170-75 डॉक्टर। चूँकि हमने पढ़ाई का ये किया कि हम यहाँ ये नहीं करेंगे, हम डिग्री भी देंगे, ट्रेनिंग भी देंगे, ये सब काम करेंगे। अच्छा। ताकि कैंसर के डॉक्टर तो बढ़े यहाँ कम से कम। जी बिल्कुल। तो वो भी मैंने शुरू किया। और आपको बताएंगे तो आश्चर्य होगा कि हमारा रजिस्ट्रेशन जो होता है अस्पताल में, नए मरीज कितना है, जी। मेरा 31,000 हो गया एक बार जब अपना कंपेयर कर रहे थे। और टाटा मेमोरियल अस्पताल जो देश का सबसे बड़ा, 33 पे था। 33,000 उनके थे, 31,000 मेरा था। हम लोग नेक टू नेक चल रहे थे, जबकि वो 67 साल पुराना और हम 7 साल पुराना। तब हम कंपेयर किए। तो हमने बहुत सारी चीज़ें जो इस विभाग की होती हैं, जरूरत, सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सब का अलग अलग बनाया। और हर डिपार्टमेंट को हम ऑर्गन वाइज डिवाइड किए, जैसे ब्रेस्ट के कोई डॉक्टर, पेट के कोई डॉक्टर, लीवर के कोई डॉक्टर, छाती के डॉक्टर, यूरोजेनेट, इस तरह अलग अलग किया ताकि उसका स्पेशलाइजेशन हो। मैंने हर बड़े अस्पताल के लागों को बुलाया वहाँ पे, आप ऑपरेशन करो यहाँ। चूँकि हम एसोसिएशन, काफ़ी सारे एसोसिएशंस के नेशनल प्रेसिडेंट रहे, हमारी सबसे जान पहचान थी। बॉम्बे में भी रहे, दिल्ली में भी रहे, और विदेश में भी रहने का मौका मिला। सब जानते थे हमको, तो वो लोग आते थे यहाँ, दिखाते थे देखो ऐसे ऑपरेशन करना चाहिए। हम चाहते थे यदि ये सिर्फ करेंगे तो नहीं पता, नहीं ज़्यादा दिन हम लोग कर पाएंगे। हमको यहाँ के लोगों को सिखाना है, हमको बच्चों को सिखाना है कि कैसे अच्छी सर्जरी होती है। कोई सिखाने वाला नहीं था पटना में। तो ये बहुत दिन तक हम कराते रहे, और बहुत सारे लोग ट्रेंड हो गए कैंसर सर्जरी में। और काफ़ी लोग, फिर हमने अलग अलग इंस्टीट्यूट भी बनाया उसके अंदर में। और एक डिपार्टमेंट जो सबसे ज़्यादा जिस पर हमने फोकस किया वो होता है, उसको कहते हैं रिसर्च डिपार्टमेंट। यहाँ रिसर्च बिहार में होता ही नहीं था कुछ। रिसर्च मतलब कि हम अपनी चीज़ को करें, अपनी चीज़ों को देखें, और हमने क्या पाया उसमें, हमने क्या हमको मिला, उस चीज़ को दुनिया को बतावें। इस एरिया में हर के भौगोलिक स्थिति अलग है, अलग अलग लोग पेशेंट अलग आते हैं। तो ये बहुत हमने काम किया। मेरे पास 25 साइंटिस्ट काम करते थे वहाँ मेरे अंडर में। और चूहा जो था जिस पर हम लोग एक्सपेरिमेंट करते थे, उस चूहे करीब 5,000 थे वहाँ पे। 5,000 चूहे थे जिस पर कि हम ये करते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे। तो बहुत सारा हमारा पेपर भी हुआ, पेपर भी प्रोड्यूस हुआ,
हम लोग का विभाग में एक चीज़ बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप कितने पेपर प्रोड्यूस किए। ठीक है, आप MBBS कर लिए, MD कर लिए, आप ये भी कर लिए डिग्री, लेकिन आपका आंका जाता है हमारे यहाँ कि आप प्रोड्यूस कितने पेपर किए। ये सब जगह कई इंटरव्यू में हम जाएंगे तो पूछेगा हमसे। तो हमने करीब करीब लगभग 188 पब्लिकेशन अभी तक मेरा हो चुका, देश के बाहर भी। तो हर अच्छे जर्नल में, हर अच्छी जगह मेरे पब्लिकेशन होते रहते हैं, अभी भी हो रहे हैं। और तब ऐसा हुआ कि हमने फिर सर डिस्ट्रिक्ट से मंगाना शुरू किया जी कि भाई आप, फिर हमने नीतीश जी हमारे मित्र थे उस समय, वो आए थे लालू जी के बाद। तो उन्होंने कहा कि हम क्या करें आपके लिए। हमने कहा आप इतना करिए कि देखिए, पहली बात इस अस्पताल को चलने दीजिए अच्छे से, डिस्टर्बेंस ना कोई करें, पहली बात। दूसरी बात कि आप, हमें पैसे की जरूरत है, हमारे पास पैसा नहीं है, तो क्या चाहिए आपको। तो उन्होंने, हमने कहा कि जो मशीन मेरी है ना, यदि आप इसमें हमको 15 करोड़ रुपया यदि आप हमें दे दें तो हम एक पेट सीटी कराएंगे। पेट सीटी स्कैन नहीं था, पूरे बिहार में नहीं होते थे। क्या फ़ायदा होता है, उन्होंने कहा। हमने कहा फ़ायदा ये होता है कि माथे से लेकर पैर तक यदि आपके शरीर में कहीं भी कैंसर है, ये मशीन बता देगा। अच्छा बात है, तो हमने कहा यही बात है। तो मैंने उनको कहा, उन्होंने 2 महीने के अंदर में हमको 15 करोड़ दे दिया, नीतीश जी ने। अच्छा, है ना, दे दिया। जबकि ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, बहुत क्वेश्चन उठ सकते थे, आप PMC को काहे नहीं दिया, इसको काहे नहीं दिया, लेकिन नीतीश जी का एक इच्छा देखा कि नहीं, काम यहाँ अच्छा हो रहा है, इसीलिए। हम उनके मित्र थे इसलिए नहीं, हम तो रूममेट भी रहे, लेकिन काम अच्छा हो रहा है इसलिए उन्होंने दिया हमको। फिर उसके बाद 7 करोड़ रुपया और दिया। एक मशीन थी, हम बोले कि इसमें ये थोड़ा गैजेट्स लग जाए, है ना, तो वो जो है हमको फायदा हो जाएगा, इसमें कुछ और काम कर पाएंगे। बोले ठीक है। गए, फिर 2-3 महीने के अंदर कैबिनेट से आ गया डिसीजन करके 7 करोड़ 23-24 करोड़ रुपया उन्होंने दिया उस अस्पताल को। वो मेरा बहुत बड़ा लैंडमार्क हुआ कि उन्होंने इतना किया। तो मेरा ये करना था आपसे कि कभी भी यदि जिंदगी में आप करके यदि कुछ करेंगे, दिखाएंगे, तब लोग कन्विंस होगा। आप कहेंगे नहीं हम तो कुछ नहीं करें, भी खेत है, हमको पैसे बिल्डिंग बनाने के लिए दिए, कोई नहीं देगा, कोई नहीं देता है। तो ये अच्छा रहा कि उस समय के थे चीफ मिनिस्टर और बड़ा पावरफुल चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने दिया हमको। उसके बाद हम लोग एक डाटा कलेक्ट करते थे, भाई किस डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं लोग यहाँ सबसे ज्यादा हमारे पास। कैंसर तो पूरे बिहार में हो रहा है, और कैंसर की स्थिति ये थी कि 90% कैंसर का उस समय लोग आते थे एडवांस स्टेज में। कैंसर की बीमारी शुरू में तकलीफ नहीं देती है, और जब तकलीफ देने लगे तब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो देर हो गई मतलब। अच्छा, हाँ, ऐसा होता है। एक दिन कैंसर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेल्स बनते हैं जी, और रोजाना सैकड़ों सेल बन रहे हैं। आज जो आप इलाज कराएंगे, 1 महीने के बाद यदि कहेंगे कि हमको वही दीजिए, हम 10 लाख खर्चा करने के लिए, डॉक्टर साहब तैयार है? नहीं, संभव नहीं, एकदम संभव नहीं। इसलिए समय का बहुत महत्व है। समय पर यदि आप इलाज कराएंगे तो हो पाएगा। तो हमने सोचा कि भाई इतने लोग आते हैं क्यों, मतलब कि इतना लेट स्टेज में आते हैं। तो पता चला सबसे ज़्यादा वैशाली के लोग आते हैं यहाँ। अच्छा, हाँ, सबसे ज़्यादा कैंसर के मरीज पटना में आते थे, वैशाली से। तो वैशाली से आते थे, तो हमने सोचा कि कभी भगवान यदि हमको मौका देंगे तो मैं वैशाली में ही अपना कार्य क्षेत्र बनाऊंगा। अच्छा, हाँ। उस समय हमने सोचा था आपने। और दूसरा एक और इंसिडेंस हुआ, इसीलिए जो आपको मैंने अपना दिखाया वो वैशाली का है। अब बहुत बड़ा बिहार का वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल है जी। इसके बारे में हम सरकारी से नहीं तुलना करते हैं, प्राइवेट में वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल कह सकते हैं। अच्छा, तो उसको हमने, और दूसरा इंसिडेंस एक ये हो गया कि कैंसर के प्रति थोड़ा मेरा और चैलेंज बढ़ गया कि मेरी से बड़ी बहन थी एक, हम लोग 2 भाई 2 बहन हैं जी। तो एक बहन एक भाई का डेथ हो गया, हम सेकंड थे, और हम लोग एक भाई एक बहन है। तो बड़ी बहन थी, उसको ब्रेस्ट कैंसर हो गया। अब हम उसके भाई, लेकिन वो भी दिखाती नहीं थी, ब्रेस्ट में होता है उस समय कि कैसे दिखावे, क्या करें, ठीक हो जाएगा। जब बड़ा हो गया ट्यूमर, तब वो दिखाने आई। अब देखिए कि भाई ये तो बढ़ गया है, यहाँ भी आ गया, अब तो थोड़ा सा लेट हो गया। तो हमने कहा कि भाई फिर इलाज हमने किया, ज़्यादा नहीं, 6 साल सर्वाइव की बस वो, लेकिन बढ़ गया था बीमारी। अच्छा, तो हमने कहा कि नहीं, कुछ करना पड़ेगा हमको, कुछ करते हैं इसके लिए। और वो भी एक ट्रॉमा था मेरे लिए
घर में एक जी बिल्कुल। हमारी बड़ी बहन का डेथ हुआ उससे। बिल्कुल। तो और हमने तेजी से काम करना शुरू किया और बड़े पैमाने पर काम करना शुरू किया। महावीर था मेरे साथ, तो हमने कहा कि नहीं, देखिए महावीर में सब चीज़ें सही हैं, लेकिन एक चीज़ थोड़ा होता है कि आप कभी भी किसी इंस्टीट्यूशन में रहिए, आपको लिबर्टी नहीं दिया जाए काम करने का, जी हर समय रोक टोक थोड़ा किया जी, जाए, बिल्कुल। तो दिक्कत होती है। कैप्टन ऑफ द शिप एक ही आदमी हो सकता है, जी। दो के हाथ में स्टीयरिंग दीजिएगा ना तो वो शिप जो है सो डूब जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। तो वही चीज होता था, थोड़ा बहुत दिक्कत होती थी, बोर्ड से हर तरह के लोग थे, लेकिन उसमें कहीं हमारी दिक्कत नहीं हुई। लेकिन लगा कि हम एकदम इंडिपेंडेंट काम करें जी। तो मेरा बड़ा अच्छा रहेगा, यदि हम हर तरह का डिसीजन ले सकते हैं, काम जी। कर सकते हैं। इसी के तहत हमने यहाँ पे हाजीपुर में एक अस्पताल का निर्माण किया, बैंक से लोन लेके जी। सब चीज करके। मेरे पास पैसे नहीं थे, जी। प्रैक्टिस नहीं थी, जी। अपनी प्रैक्टिस बंद कर दिया हमने। जी। महावीर से पैसे भी नहीं लेते थे, बहुत दिनों तक मैं पैसा नहीं दिया उससे पैसा। अच्छा। तो हर तरह से दिक्कत होने लगी, फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी, मैं कहा कि ठीक है करते हैं, देखते हैं। उसके बाद हमने वहाँ किया और धीरे धीरे फिर गुणाल जी को जाके हमने कहा कि नहीं, मेरी जरूरत हाजीपुर में ज़्यादा है ना। अब तो रहे नहीं कुणाल जी, बेचारे रहे नहीं, लेकिन इस चीज़ को जानते हैं जी कि हम कह के रहे नहीं, तो हम वहाँ जाके दोनों नहीं हो पाएगा हमसे, जी है ना। और सब चीज़ कर ही दिया है, सब चीज़ आपके साथ है, मैं कोई और नहीं बात है, लेकिन मैं अपने इच्छा से जा रहा हूँ। रिजाइन कर दिया मैंने वहाँ, फिर हम रिजाइन करके फिर वहाँ गए, फिर वहाँ हमने काम शुरू किया है। अभी हाल में बीच में 2-3 साल तक ये था, कोरोना आ गया था तो काम रुक गया, लेकिन अभी भी बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा अस्पताल है। जल्दी ही हम उद्घाटन करेंगे। यदि नीतीश जी के हमने कहा भी हमको, अभी इलेक्शन लेकर के वो नहीं गए, लेकिन हो सकता है कि रहेंगे ही रहेंगे, और इतना बड़ा मैंडेट लेके आए हैं तो हम चाहेंगे कि वो करें। आप ये कर लें तो उद्घाटन फिर शुरू करेंगे। तो वहाँ पे हमने देखा कि क्यों होता है ऐसा है कि तम्बाकू की खेती बहुत होती है जी। तो वो समस्तीपुर एरिया में जी। हाँ बहुत जैसा तम्बाकू भी एक बहुत बड़ा कारण है कैंसर का। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है उस एरिया में, इसलिए ज़्यादा आता है कि तम्बाकू हो रहा है। और दूसरा चीज़ ये कि एक चीज डिपार्टमेंट कहते हैं हम लोग उसको, कम्युनिटी ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट जी। तो कम्युनिटी ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए मेरा एक ही एम था ये कि हम शुरुआती दौर में पकड़ें। नंबर 1, कैंसर की चिकित्सा लंबी होती है, बड़ी होती है, कीमती होती है, बहुत कष्ट होती है, बिल्कुल कॉस्ट बहुत लगता है। तो उसको भी हमने सोचा कि नहीं, कम कैसे करें। दूसरी बात कि हम एक लोगों को घर रहते हम क्यों नहीं इलाज कर सकते हैं जी। मतलब इलाज यहाँ कर लें, लेकिन जिंदगी भर के लोग आते जाते कितना खर्चा होता है जी। क्यों नहीं वो मरीज घर पे रहे, हम यहाँ से उसको टेलीमेडिसिन कहा जाता है उसको। अच्छा। हम टेलीमेडिसिन के थ्रू उनका डायग्नोसिस भी कर सकते हैं, और एक स्काइप हम वहाँ दे दें, वहाँ से बैठ के बात करके हम फोटो पर देख सकते हैं जी। तो ये सब चीज़ों की यदि सुविधा हम दे दें, रहने की सुविधा कम कर दें। बाकी अभी भी मेरा 50 रुपया फीस है वहाँ, जो हम आगे रहते थे वहाँ पे 50 रुपीज़ है ना, और अभी भी मेरा 50 रुपया फी है यहाँ पे। हम चाहते हैं कि लोगों को कम पे, जितना कम से कम जितनी ज़्यादा राहत दे सकें जी। और हर तरह से जितना, आप तो सरकार का आयुष्मान आ गया, CGHS है, चीफ मिनिस्टर फंड है, ESIC है, हर तरह के आते रहते हैं लोग, प्राइम मिनिस्टर फंड है, बहुत सारे फंड मिलते रहते हैं। तो उसकी सुविधा यदि मिल जाए तो ठीक है, दिलाते रहते हैं। हम सबसे कवर्ड है, सारे लोग कवर करते हैं जी। और मेरा अभी इतने ही दिनों में, अभी तो समझिए कि पूरी तरह शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन अभी 26 जगहों से हमको रिकॉग्निशन मिल गया वहाँ। अच्छा। हाँ, 26 जगहों से, टोरंटो यूनिवर्सिटी कनाडा, ड्यूक यूनिवर्सिटी, बेस्ट यूनिवर्सिटी जो अमेरिका की है, अमेरिका की उसने दिया, जापान का यूनिवर्सिटी, फिर विदेश से कई और सारी यूनिवर्सिटीज हैं, और कई सारे हॉस्पिटल्स बड़े बड़े हैं, कई सारे जो ये IITs हैं, है ना जी। इस तरह से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन दिया हमको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया, 5 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट हमको रिकॉग्नाइज करते हैं जी। हमारा पब्लिकेशंस होता रहा, इस बीच में साइंटिफिक काम करते रहे। अभी भी मेरा छोटा सा अस्पताल है जो मैं यहाँ पे घर के बगल में रखता हूँ, मेरा प्राइवेट हॉस्पिटल है, यहाँ पे बहुत सारे काम हम करते हैं। अब मेरा इच्छा है कि एक कम्युनिटी ऑन्कोलॉजी विभाग होता है जो हम वहाँ खोलें उसको। कम्युनिटी ऑन्कोलॉजी विभाग किसको कहते हैं हम लोग, कि जिसमें
लोगों को अवेयर करें, जागरूक करें। जी उस विभाग में क्या करें, लोगों को हम एडुकेट करें कैंसर जी के बारे में, जी है ना, जानकारी का अभाव रहता जी है जिसके चलते लोग लेट आते हैं। जी तीसरा चीज हम अर्ली डिटेक्शन करें। चौथा चीज प्रिवेंशन के काम करें, हो ही नहीं, जी। कम से कम हो। बिल्कुल जैसे तम्बाकू नहीं है, आप फर्टिलाइजर इंसेक्टिसाइड का उपयोग कम करें। इस तरह से बहुत ज्यादा ऐसा चीज है, वैक्सीनेशन लें, वैक्सीनेशन प्रोग्राम करें। तो ये सब चीज लोग नहीं चाहते हैं, अवेयरनेस की कमी के चलते। जी तो एक ये 4 विभाग बहुत इंपॉर्टेंट विभाग है। ट्रीटमेंट एक अलग चीज है, ट्रीटमेंट आप करते हैं लेकिन हम एडवांस स्टेज में करते हैं। 85% में जो है सो हम सिर्फ लोगों को एडवांस आते हैं, 10-12% अर्ली स्टेज में आते हैं। तो यदि आप अर्ली स्टेज में आएंगे तभी ठीक होगा, क्योंकि कैंसर हमेशा के लिए पूर्णतः ठीक तभी हो सकता है जब वो अर्ली स्टेज में आवे, जी है ना, वो अर्ली स्टेज में आवे तभी ठीक हो सकता है, नहीं तो ऐसे कैंसर ठीक होने वाला नहीं है। यदि हम बचा सकते हैं इलाज करके, ये करके 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल तक बचा, लेकिन वो पूरी तरह ठीक नहीं होगा, वो तभी हो सकता है। तो ये यदि विभाग हम बना सके वहाँ और इस विभाग को बहुत अच्छी तरह बढ़ा सके, तो शायद आने वाले समय में कैंसर जो है हम जो लेट पकड़ते हैं वो अर्ली हम अर्ली पकड़ सके, है ना। हमारे पास ज्यादा लोग आए इसलिए कम पैसे लेते हैं। 50 रुपये सोचिए, पेपर का भी दाम नहीं, बिल्कुल, लेकिन उसमें हम लोग करते हैं उसमें। और उसके अलावा हम चाहते हैं कि लोग परेशान नहीं हो, वो घर पर बैठे रहें, स्काइप पे या किसी डॉक्टर के पास जा करके वहाँ से हमसे बात करें। और स्काइप होने से क्या होता है कि वहाँ से दिखाते हैं, हम देख रहे हैं, आराम से तो और आराम हो जाता है। तो इसकी भी सुविधा हम गवर्नमेंट से लेंगे कि गवर्नमेंट हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा इंतजाम करें कि हम यहीं से बैठे बैठे उनको अपनी एडवाइस दे सकें। उसको एडवाइस देने के अलावा हम उसकी जो मदद कर सकते हैं यहाँ से करें। आने जाने में पेशेंट को बड़ी तकलीफ होती है, और इस बीमारी में आपको महीना 2 महीना पर आना ही दिखा जिंदगी, पूरी जिंदगी, तो उसके थ्रू कम कर सकते हैं। बाकी दवाई के काम में कम करें, इन्वेस्टिगेशन मिनिमम कराने जो सही में जरूरत है। आजकल तो जानते ही हैं कि ये सब चीज में भी बहुत ज्यादा खर्चीला हो जाता है, तो हम सब तरह से खर्चा काट के लोगों को चाहते हैं हाउ टू इकोनोमाइज द कैंसर केयर। ये मेरे दिल के करीब है, हम सब चाहते हैं कि कम से कम करें। यहाँ भी जहाँ भी हम करते हैं काम करते हैं उसी तरह से काम करते हैं। तो एक हमारी जिंदगी का ध्येय है, ऑब्जेक्टिव है कि एक अच्छी से अच्छी इलाज कम से कम पैसे पे हम कैसे करें, ये मेरा जिंदगी का ऑब्जेक्टिव है। और आज आपको आश्चर्य होगा कि पहले बिहार में एक भी मरीज यहाँ रुकता नहीं था, चाहता था जाना बाहर, लेकिन जो जा सकते थे पैसे से संपन्न थे वही जाते थे, बाकी सब यहीं पर अपने हाल पर रह जाते थे, दम तोड़ रहे थे। आज कम से कम ये है कि आज 95% बिहार के बाहर लोग नहीं जाते हैं, कुछ ही लोग 5-10%। अब भाई आप उनको रोक नहीं सकते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं से वो कवर्ड है बिल्कुल। अब मिनिस्टर है तो कवर्ड है, कोई और है तो कवर्ड है, कवर्ड है, वो जाते हैं अपना बॉम्बे दिल्ली। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 90% पेशेंट अब बिहार के बाहर नहीं जाता है। रादर बाहर के लोग, जैसे यूपी के लोग, नेपाल के लोग, असम के लोग आज भी यहाँ आ रहे हैं इलाज कराने। अच्छा, हाँ, इसलिए कि इसको हमने रोक दिया, रोका ही नहीं बल्कि बाहर के लोग को अट्रैक्ट किया। अब इतनी सेंटर बन गई हैं, 8-8 सेंटर हो गए पटना में, हर तरह की इलाज होती है, हर तरह के काम होते हैं, डॉक्टर्स आ रहे हैं। अब शहर में ऐसा है कि जहाँ कुछ भी नहीं था, है ना, जब तक हम महावीर में थे तब तक किसी की हिम्मत नहीं थी कि हम यहाँ दूसरा अस्पताल के हम हटे। उसके बाद फिर बहुत सारे अस्पताल आ गए, अच्छा हुआ, सबको सब तरह की सुविधा मिल रही है। तो ये चीज हम चाहते थे करवाना, और हम सक्सीड किए बहुत ज्यादा इस काम में। और शायद हमको पद्मश्री जो मिला है इसी काम के चलते और इसी अच्छाई के चलते, हाँ शायद मिला हो, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको ये किया और उन्होंने हमको पद्मश्री से नवाजा। दूसरी बात है, बहुत सारे मेरे यहाँ तो देखिए कर रहे हैं कि करके 600 से ज्यादा अवार्ड हमको मिल चुके हैं। 600 से ज्यादा अवार्ड मिल चुका है। आप जाएंगे तो जगह ही नहीं है क्लिनिक में, सब जो जहाँ जगह मिलता है वही ला के रखते हैं, क्या करें, उसको फेंक भी नहीं सकते। तो हम ये चाहते थे कि नहीं और आगे बढ़ावे इसको, तो हम रिसर्च का बहुत बड़ा विंग बनाना चाहते हैं। हाजीपुर देखा आपने कि बहुत बढ़िया अस्पताल है, और रिसर्च का काफी बड़ा विंग बनाना चाहते हैं कि काम हो सारी रिसर्च के, हम प्रोड्यूस सप्लाई कर सकें, हम साइंटिफिक वर्ल्ड को जो हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो दें। जी बिल्कुल। हम सिर्फ इलाज ही नहीं करें इसके बगैर, और इलाज की भी व्यवस्था वहाँ कर रहे हैं।
दूसरी बात एक चीज़ और है कि हम वहाँ ट्रेनिंग करें। जी आज आपको मेडिकल लाइन में कोई भी सिस्टर, कोई भी कंपाउंडर, कोई भी पैरामेडिक्स जो है उतने अच्छे ट्रेनिंग नहीं मिलती है, कहीं भी रहता है। अब किसी के पास जाए, कोई आदमी कुछ नहीं जानता है, डिग्री मिल गई लेकिन जानता नहीं। हम लोग चाहते कि नहीं, हमारे जो पैरामेडिक्स के स्टूडेंट हो वो ट्रेंड रहे, कह नहीं सके, कॉन्फिडेंट रहे कि हम ये जो काम किए मेरा सही काम हुआ है जी मेरा सही काम हुआ है। तो ये जो चीज़ हम कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, इसमें मेरा एक दूसरा बात है पब्लिकेशन डिवीज़न। मेरे जर्नल और चाहते हैं कि जर्नल में जाए पब्लिकेशन जी कुछ हम लोगों को अवेयर करने के लिए कुछ पब्लिकेशन करें। जब भी हम मीडिया से बात करते हैं तो हमेशा चाहते हैं कि लोग करें। हमने इतने कॉन्फ्रेंसेस कराए कि बिहार को कोई कोई जीरो कहता था कैंसर के मामले में। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली का जो है उतना नहीं कराया जितना हम कराए। अच्छा, महावीर में थे, हमारे पास सब तरह का सुविधाएं था कि हम कर लेते थे। अभी मुश्किल से कुछ महीना पहले हमने एक कॉन्फ्रेंस कराया जिसमें 45 कंट्री के लोग आए। अच्छा, टॉप मोस्ट साइंटिस्ट सब लोग आए और 45 कंट्री के सब कंट्री के लोग आए और ये 270 आदमी इंडिया के आए उसमें। अच्छा, बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस। हमने सोचते हैं कि बिहार की धरती पर इतना बड़ा कभी हुआ होगा। अभी कर रहा है कुछ महीना पहले जी, एम्स में करवाए, चूंकि उसका हॉल अच्छा है जी, है ना। होटल में तो जा नहीं सकते थे क्योंकि मेरे पास पैसे उतने हैं नहीं, तो हम नहीं जा सकते थे, लेकिन वहीं करा। बहुत सक्सेसफुल वो कॉन्फ्रेंस रहा। ये कॉन्फ्रेंस होते रहे, पब्लिकेशंस होता रहे, ट्रेनिंग होती रहे, लड़के हमें लड़के सीखे वहाँ पर आकर के। हमारे कौन सिखाता है किसी को? कोई नहीं सिखाता है, खुद सिखाने वाले ही उतने ट्रेन नहीं है। तो ये सब चीज हम चाहते हैं वहाँ करें, कम से कम पैसे में लोगों की इलाज हो, लोगों को राहत हो, लोगों को ऐसा हो कि कैंसर का जो इंसिडेंस है आज यदि 90% एडवांस कहते हैं, यदि 50% भी आ गए तो बहुत बड़ी बात होगी। हमने 40% को घटा के पीछे ले आए। कैंसर में एक प्रवाह चल रहा है, एक प्रवाह है नदी के जैसा, काफी तेज प्रवाह कैंसर की बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। आज 15 लाख नए रोगी हर साल में आते हैं हिंदुस्तान में, नए रोगी। आप सोच सकते हैं कि यदि आगे कुछ वर्ष में क्या हाल होगा, जहाँ 15 लाख रोगी जमा हो रहे हैं हर बार। तो इस प्रवाह को थोड़ा सा रोकने का काम करें। तो हम पूरी दुनिया, आज के जितने साइंटिस्ट हैं जी, पूरी दुनिया आज एक बांध बना रही है। बांध मतलब कि इस प्रभाव को रोकने के लिए हजारों जगह साइंटिफिक काम हो रहे हैं, हजारों जगह रिसर्च हो रहे हैं पूरी दुनिया में। तो ये चीज यदि हम लोग अपनी तरफ से, ये पूरी दुनिया जो बांध बना रही है, यदि अपनी तरफ से हम 2 ईंटा भी उसमें जोड़ सके बिल्कुल, तो हम समझते हैं कि मेरा जीवन सफल होगा। और जिस चीज के लिए हम आए हैं इस विभाग में, उसमें हम चाहेंगे कि हम और कुछ कर सकें अपनी तरफ से, तो हमको संतुष्टि होगी। सर, 2 सवाल मेरे मन में आ रहा है। सबसे पहला सवाल कि आपका मित्रता नीतीश जी से कैसे हुई, और दूसरा प्रश्न ये है कि ये कैंसर एक्चुअल में अगर आम आदमी को समझना हो, एक रिक्शा चालक को समझना हो, तो कैसे उसको वो समझ सकता है कि कैंसर एक्चुअल में है क्या? क्योंकि हमको अगर कहीं घाव है तो समझ में आता है, हमको कहीं दर्द है तो समझ में आता है, ये कैंसर समझ के बाहर का चीज है। अच्छा, तो थोड़ा बताएं। देखिए, पहली बात तो नीतीश जी से है। हम लोग जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, बात लेट 60s की है, हम करीब 67 से ही मेडिकल कॉलेज में थे, 1967 से। अच्छा, मेडिकल कॉलेज में थे, पटना मेडिकल कॉलेज जी। तो उस समय नीतीश जी थे इंजीनियरिंग कॉलेज में जी। हम लोग का एक ग्रुप था, जो भी कहिए अच्छा या खराब, जो भी अच्छे लोगों का ग्रुप था जी। सारे अच्छे लोग सब, चाहे पटना कॉलेज के हों, इंजीनियरिंग कॉलेज के हों, चाहे मेडिकल कॉलेज के हों, हम लोग एक साथ रहते थे। अच्छा। और बड़े हंसते बोलते रहते थे, अपना रहता था। एक ग्रुप था मेरा, उसी ग्रुप में हम लोग बैठते थे। चूंकि मेडिकल कॉलेज में ओल्ड हॉस्टल था, यहाँ के खाना पीना अच्छा देता था, कैंटीन में लोग यहीं बैठते थे, आके खाना पीना हम लोग खाते थे, बड़ी अच्छी चल रही थी। कुछ लोग उस समय IAS हो गए, IAS होकर के चले गए, बाद में चीफ सेक्रेटरी से रिटायर कर गए। कुछ लोग IPS हुए, तो वो लोग DGP हो गए, कहीं के जगह जा करके, बिहार में भी हुए, कहीं बिहार में भी हुए। कुछ लोग जो है सो कॉर्पोरेट ऑफिस में गए जी। 10 आदमी का ग्रुप था, बता रहे हैं आपको, ज्यादा का बड़ा नहीं था। मेडिकल में थे, कुछ अमेरिका चले गए, कुछ इंग्लैंड चले गए,
जी। हम और नीतीश जी उस ग्रुप के 2 आदमी बच गए। यहीं पे हाँ, जी। हम लोग बच गए। वो इंजीनियरिंग किए थे, तो इंजीनियरिंग में क्या होता है कि पढ़ाई चलती रहती है और मेडिकल से पहले वो पढ़ाई खत्म होती है। मेडिकल थोड़ा लंबा होता है। तो फिर हम लोग के साथ वो रहते थे, यहाँ भी आना जाना उनका लगा रहता था और दोस्त हम लोग थे ही पहले से। तो इस तरह से हम लोग की दोस्ती बहुत अच्छी रही और हम लोग बहुत लाइक करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर के रेस में वो है ना, बिल्कुल उस लेवल तक पहुंच गए, है ना। तो जिस समय मोदी जी नहीं आए थे, शायद उनका नाम उछाला जा रहा था, बिल्कुल। तो ऐसे मेरी दोस्ती भी, और वो अभी भी हमको उतना ही रिगार्ड। अच्छा, एक दोस्त के रूप में नीतीश कुमार कैसे हैं उस वक्त के परिप्रेक्ष्य में? देखिए, नीतीश कुमार जो है ना, शुरू से ही जिद्दी किस्म का आदमी थोड़े। अच्छा। उनको जो अच्छा लगेगा, आप अच्छे लगते हैं तो आप अच्छे हैं, और यदि उनके नजर में आप कभी खराब हो गए तो बहुत मुश्किल होता है उनके दिमाग से निकालना। कोई एग्जाम्पल है आपके पास? बहुत सारे एग्जाम्पल है, किसी पर बात नहीं करना चाहिए, है ना। तो उनके दिमाग में ये बात बैठी रहती है कि आदमी अच्छा काम करने वाला है, और सबसे बड़ी बात, वो अच्छे काम को लाइक करते हैं, डेवलपमेंट को लाइक करते हैं। आज जो वो बना है आपका क्या कहते हैं उसको, गंगा पथ, पहला जी। और दूसरा वो जो गंगा पथ से चला जाता है वहां तक, एम्स तक जो जाता है, जो पुल बना हुआ है, जी। नाला के किनारे बहुत देर तक खड़े थे कि कैसे हम रोड ले जाएं। अच्छा। इंजीनियर थे वो, बाकी अफसर लोग जो थे, डीएम क्योंकि हम लोग को समझ में आया, गंदा था, नाक पर ऐसे दाबे हुए तो ऐसे ही चले गए नीचे तक। तो बोले कि उनका ये प्रपोजल था, इसको क्यों नहीं हम बना दें, हमको जमीन पे एक्वायर नहीं करना पड़ेगा, ये नाला के ऊपर बन जाएगा, दोनों तरफ रोड है, एक नाला के ऊपर भी जाएगा, सीधे चला जाए, और उसको हम ब्रिज से जोड़ दें, जेपी सेतु से, और दूसरा जेपी सेतु आ रहा है उसके पैरेलल, उसमें जोड़ दें तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा, सीधे नौबतपुर के लोग आकर के उधर के। जी, बिल्कुल। ये उनकी देन थी। और जितना भी आप देखे होंगे, चाहे ब्लॉक का हो, चाहे क्या कहते हैं, अच्छी बिल्डिंग पटना की जो भी है, अच्छी बिल्डिंग उनके समय में बनी, और रोड्स वाले अच्छे बने। आज भी रोड देखिए कि अच्छा है, बिल्कुल। रोड में डेवलपमेंट में वो इम्प्रूव करते हैं, और आज जो इतना बढ़िया मैंडेट मिला उनको, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। और अच्छी चीजों को, जैसे इलेक्ट्रिसिटी अच्छा देते हैं, रोड्स अच्छे दें, एजुकेशन अच्छे दें, हेल्थ में जहाँ की 10 आदमी भी ब्लॉक पर नहीं दिखाते थे, आज हजारों लोग ब्लॉक जा रहे हैं प्रतिदिन दिखाने के लिए। हर चीजों पर उनकी निगाह रहती है, और कोई ऐसा आदमी नहीं है कि कोई चीज को समझते नहीं, वो सब चीज समझते हैं। और हम तो यही कहेंगे कि हम लोग लकी हैं, इनके जैसा चीफ मिनिस्टर को मिला, क्या डेवलपमेंट बिहार का हो रहा है। कहाँ हम लोग जब पढ़ते थे, कहाँ जब महावीर में थे, उस समय हमारे लालू जी थे वहीं पर, लालू जी भी मेरे मित्र थे। अच्छा, वो तो पूरा नीतीश जी भी मित्र थे उनके, बहुत हमारे यहाँ बैठकी होती थी, बैठते थे कभी कभी, लेकिन नीतीश जी को हमने देखा कि अलग बिल्कुल है उनसे, और ये चीज पसंद करते हैं। तो ये उनका एक प्रभाव था जो कि हमको लगता है कि अभी भी, और उसी के तहत लोग इनको लाइक करते हैं। लोग कहते हैं ना कि हम तो जब शुरू किए तो लेवल से शुरू किए, ग्राउंड लेवल से। वो कहते हैं ग्राउंड लेवल हम तो गड्ढा से शुरू किए, है ना। तो ये उनमें है। अच्छा, अच्छे काम को, अच्छी चीजों को अप्रिशिएट करते हैं, यही कहिए। मेरा जो अपना अनुभव उनके बारे में रहा है, हम जाते बहुत कम है वहाँ, लेकिन कभी भी जाते तभी भी जो होता है, अच्छे फ्रेंड्स का ले जाके गए, छोड़ने तक आए, बहुत अच्छे से करते हैं ये बात। लेकिन अब हमारी व्यवस्था हो, चाहे उनके यहाँ भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा हो, जाना कम होता है कि मिलते रहता है। इसी मकान में कितनी बार हुआ है, 100 बार आया भैया यहाँ पे। हाँ, तो आते रहते हैं कभी, ऐसा वो अप्रिशिएट करते हैं चीजों। अच्छा, एक सवाल सर यहाँ पर और मेरे दिमाग में ये हो रहा है कि जैसे आज के समय में जो बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं, लड़ाई झगड़ाई सब होते रहता है, क्या आप लोगों के समय में ऐसा होता था? देखिए, हम लोग के समय में मेडिकल कॉलेज में 2 तरह के लड़के होते, एक तो पढ़ाई, सब यूनिवर्सिटी के टॉप लोग आते थे, अच्छे पढ़े लिखे, उसमें मेडिकल का काफी नाम भी था। जी। आज भी मान लीजिए कि 5 लाख बच्चे बैठते हैं तो 250 आदमी का होता है। तब तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी बहुत, उसमें प्राइवेट था कहाँ, बिल्कुल। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सब में जो लोग आते थे, सब अच्छे स्टूडेंट, अच्छे स्टूडेंट की हमेशा रहती है, चाहे नेतरहाट के हों, चाहे और यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी का टॉपर हम लोग के साथ रहता था, वहाँ पढ़ता था, बिल्कुल। और हम लोग की पढ़ाई होती थी 5 साल की, 5.5 साल बीतता था, समय हम लोग साथ बैठते थे, पढ़ते थे। लेकिन
हम लोग का ध्यान रहता था हमेशा पढ़ाई पे। पढ़ाई वैसे भी नहीं थे कि जाके हम लोग सिनेमा देखें या ऐसी करें या कुछ अपना जैसे घूमने फिरने जाए, उतना पैसा भी नहीं था। हम तो 12 रुपया देते थे, मेडिकल कॉलेज का फीस देते थे। अच्छा, 12 रुपया से 12 रुपया। और जब नौकरी मिली हम लोग को तो समझिए कि कितना हमको 600 रुपया मिलता था, 650। जब नौकरी, पहली नौकरी हमको बिहार सरकार की मिली, उसमें सबसे ज्यादा बिहार सरकार की नौकरी में डॉक्टर को ही मिलता था 650 रुपया, 610 रुपया। अच्छा, 650 भी नहीं। स्टार्ट किए तो हम लोग तो बड़े अभाव से गुजरे हैं और उसी में रहे हैं, इसलिए हम लोग को लेकिन ध्यान था कि हम अच्छा करें। अच्छा, मूवी देखना पसंद था? जाते थे, मूवी भी जाते थे। अच्छा, हमको कहा नहीं कि हमको नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप मिला हुआ था, उसके तहत हमको कुछ पैसे अच्छे मिल जाते थे। 200 रुपया 150 कुछ ऐसे ही था हमारा। अच्छा, 200 रुपया खर्चा आ जाता, 200 रुपया बहुत हो जाता था उस समय का। 200 रुपया हर मूवी भी देखते थे जाकर के। अच्छा, कभी पटना मेडिकल कॉलेज नीतीश जी के साथ कभी गए मूवी देखने? हाँ, एक आध बार 2 बार, पहले तो बहुत जाते थे। अच्छा, नीतीश जी मूवी देखते थे पूरा? हाँ, पूरा देखते थे सब लोग, हम लोग जाते थे, देखते थे। ऐसा नहीं था कि कोई ये थी उस समय, तो जस्ट एज स्टूडेंट थे, एमएलए भी नहीं थे वो। जब हम लोग की दोस्ती थी, एमएलए कहाँ थे वो? हाँ, एमएलए भी नहीं थे उस समय, तो जस्ट एज स्टूडेंट हम लोग थे, है ना। और पैसे इतने थे नहीं पास में कि हम लोग ज्यादा जैसे रिच लड़के बिहेव करते हुए, लेकिन दिमाग में था कि अच्छा करना है, बढ़िया काम करना है और कुछ करना है। आज उसी की वजह से हम लोग यहाँ देखिए, एक चीज हमेशा हम मानते हैं, यदि आप जिंदगी में कुछ हासिल करना रहता है, दोस्त का बहुत प्रभाव होता है। आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, यदि अच्छे फ्रेंड्स हैं तो आप भी बढ़ेंगे उसके साथ। यदि आप दोस्त ही गलत बना लिए तो उसका प्रभाव फिर उल्टा होता है और आप अच्छा नहीं बढ़ सकते। दोस्त तो ये था जो आपके अच्छी आपको क्या कहते हैं, अच्छे काम जो है उसको अप्रिशिएट करेंगे, जो नहीं अच्छे काम है उसमें क्रिटिसाइज करेंगे। इसीलिए कबीरदास ने कहा था, संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए, बांस पास मिले। मेरे अब जो कहीं हम ही नहीं कहते कोई हम बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन आज जो हम गांव से, आपने पहला लाइन जो किया कि गांव से उठ करके राष्ट्रपति भवन तक आप कैसे जी राष्ट्रपति भवन तक जो अवार्ड मिला वहां तक कैसे पहुंचे, तो वही हम कहते हैं कि दोस्तों के बदौलत। इसका क्रेडिट हम अपने दोस्त को देते हैं। अच्छा, सब आइए, सब लोग अपने पेरेंट्स को देते हैं। हाँ, और वो तो ठीक है, सबका अलग है। मेडिकल कॉलेज में गड़बड़ाने का भी चांस बहुत होता है, गड़बड़ाने का भी चांस बहुत होता है, और लोग एक सर्टेन लेवल से नहीं उठ पाते। यदि आप नेशनल लेवल तक आ जाएं, स्टेट लेवल तक है, तो कहीं ना कहीं तो आप मेहनत की है, तभी तो ऐसा होता है। तो ये चीज हमने दिमाग में ऐसा पाला था। और सब देखिए ना, IAS IPS कॉर्पोरेट के CEO इस तरह के सब हमारे मित्र थे, रिजर्व बैंक में और ये सब जगह थे। और नेता में हुए तो नीतीश से हो गए। बिल्कुल। अच्छा, आज सर कैसा फील हो रहा है जब इतना मैंडेट नीतीश जी को मिला हुआ है? और देखिए, बहुत हमको ठीक लगता है कि भगवान करे कि इनकी आयु और लंबी हो। ये यदि बिहार में रहेंगे तो बिहार का नक्शा बदल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, नक्शा बदल देंगे। अच्छा, लोग पर सवाल भी उठा रहे हैं, अब इनको मैंडेट हुआ ना, अब 5 साल तो कोई इनको डिस्टर्ब नहीं करेगा, है ना, तो इसलिए ये करेंगे, अच्छा करेंगे। अच्छा, कई लोग इनके ऊपर सवाल उठा रहे थे कि थोड़ा सा कुछ ऐसा चीज निकल के आ रहा थोड़ा सा होता है, दिमागी स्तर पे थोड़ी सी थी परेशानी इनको, लेकिन अभी देखिए ना, 65 सभा उन्होंने किया जी, 65 सभाएं की। थोड़ा न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम बीच में हुआ था इनको, तो 65 सभा कैसे कर लेगा लोग भाई? जाके बोलना, आपको आधे घंटे तक कम से कम बात करना, घंटे तक बात करना, कैसे आप करेंगे? तो ऐसा नहीं है, थोड़ी अब देखिए बुढ़ापा आ गया, हम भी 75 साल के हैं, वो भी 75 साल के, दोनों लोग। कहीं ना कहीं होता है, हम डॉक्टर से थोड़ा सा भी ठीक, आप कुछ ज्यादा समझते, 75 साल के आप लगते नहीं है सर। डॉक्टर के हैं इसलिए ठीक ठाक है। वो अपना नेता थे, उनको तो लाखों करोड़ों लोगों को देखना होता है ना, यही है। तो ठीक है हम लोग का। आपने एक सवाल हमसे पूछा कि लोगों को कैसे पता चले कि कैंसर है जी, तो उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि कैंसर शुरुआती दौर में कोई तकलीफ नहीं देता है जी, लेकिन जब वो एडवांस हो जाता है और बढ़ने वाली बीमारी होती है, और कैंसर में और ओरिजिनल एक घाव में अंतर ये है, यदि यहाँ पे हमको कैंसर हो गया इस उंगली में जी, तो ये बढ़ता जाएगा, है ना। और कुछ दिन में ये झिल्ली को तोड़ेगा, और झिल्ली को तोड़ करके यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से फेफड़े में आ गया, ये ब्रेन में चला गया, लीवर में चला गया, हर इम्पोर्टेंट ऑर्गन को ये पकड़ता है। लेकिन कुछ दिन तक यही रहता है, तो जब यहीं तक रहता है इसको हम लोग कहते हैं अर्ली स्टेज, और जब बढ़ गया तो हो गया एडवांस स्टेज। अच्छा। तो एडवांस स्टेज में हम लोग ऐसा करते हैं कि इलाज करते हैं, जो भी इलाज है, लेकिन यदि अर्ली स्टेज है तो
तो उसको हम ठीक कर सकते हैं, बहुत हद तक वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अब पकड़े कैसे उसको? तो भाई इसमें ऐसा है कि हम लोग ये भी पता लगा है कि जो भी कंट्री में अर्ली स्टेज में ज़्यादा मिलती है बीमारी, क्या 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 उन्होंने, तो उन्होंने क्या किया कि हमको आपको पता नहीं चलेगा, हम लोग साल में एक बार जांच कराएं जरूर अपनी पूरी, जिसमें कि हम लोग डिटेक्शन करवा रहे हैं कैंसर का। यदि आप करवाते हैं तो आपको भले पता नहीं हो, लेकिन हमारे पास गजेट्स हैं, हमारे पास अपना अनुभव है, हमारे पास जांच के साधन है ना, हम उससे पता लग जाएगा। 99% केस में आपको पता चल जाएगा कि बीमारी आपके शरीर में। अच्छा, ब्लड जांच से भी कुछ इसका अनुमान लग जाता है? सब चीज होगा, ब्लड जांच होगा, एक्सरेज होंगे, अल्ट्रासाउंड होगा इनिशियल। यदि ज्यादा बढ़ेगा तो फिर सीटी स्कैन कराएंगे हम लोग, लेकिन सीटी स्कैन उतना मैसिव स्केल में नहीं करा सकते हैं, छोटी छोटी हम लोग क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड, ब्लड की जांच, अपने जांच हम लोग करते हैं, और अपने जो देख सकते हैं, यदि हमको लगा कि इसमें कुछ सस्पिशियस है तो आगे बढ़ाते हैं जांच को, ये करते हैं। तो ये चीज होते रहना, स्क्रीनिंग प्रोग्राम होना चाहिए, जो यहाँ नहीं होता है, सबकी होनी चाहिए। कुछ हैबिट्स हैं, जैसे कि यदि वो हो तो जरूरी नहीं कि आपको कैंसर, लेकिन आपको सचेत हो जाना है ना। क्या है कि यदि आपके शरीर में कोई गांठ है कहीं शरीर में जो घट नहीं रहा है, लगता है कि स्थिर है या बढ़ रहा है, तो आप जरूर दिखाएं डॉक्टर से, हो सकता है कोई गांठ कैंसर भी। दूसरा चीज है कि यदि शरीर में औरतों के ब्रेस्ट अभी सबसे नंबर 1 कैंसर है वर्ल्ड का, यदि कोई गांठ हो जो ब्रेस्ट में हो, और ब्रेस्ट में जो है वो बढ़ रहा हो गांठ ब्रेस्ट में, तो आप जरूर उसको दिखा लें। यदि मुंह में कोई ऐसा हो, आप किसी एक्सपर्ट के यहाँ जाएं, दिखा लें, कोई भी डॉक्टर के यहाँ, और डॉक्टर फिर आपको कैंसर के डॉक्टर पास भेजेंगे यदि उनको सस्पिशन होगा तो। यदि आपके मुंह में कोई छाला हो, मुंह में घाव हो, इसका रंग बदल रहा हो अंदर में, तो उसको भी दिखाना चाहिए। हो सकता है कि मुंह का कैंसर सबसे नंबर 1 कैंसर है मर्दाना में। और यदि आपको लगता है कभी पेशाब के रास्ते, पखाना के रास्ते से, मुंह के रास्ते से, खांसी से कभी ब्लड आ रहा है, तो उसको भी दिखाना चाहिए, इसको हल्के से नहीं लेना चाहिए। आपका यदि दिनचर्या है कि भाई एक बार शाम को पेशाब करने जाते हैं, फिर रात भर ठीक रहते हैं, या सवेरे करते हैं, एक बार वॉशरूम जाते हैं, फिर आप दिन भर ठीक रहते हैं, बार बार दिन भर में हो रहा, पेशाब ज्यादा हो रहा, बार बार रात में उठना पड़ रहा, तो आपको दिखा हो सकता है कि प्रोस्टेट ब्लैडर का कैंसर आपको हो सकता है ना। कहीं मस्सा है, मस्से के रूप में, रंग में, आकार में कोई परिवर्तन है ना, तो वो जो है दिखाई पड़ता है। यदि उसके अलावे, यदि मस्सा के अलावे यदि कोई लेडी है जब से मेंस खत्म हो जाता है 45 साल में, तो उसके बाद फिर मेंस आने लगे, तो हो सकता है कि आपको ये कैंसर का भी कारण हो सकता है। अच्छा। आपको ठीक ठाक सोचते हैं हम बिल्कुल ठीक है, तब भी हम काहे कमजोर इतना हो रहे हैं, है ना। तो हो सकता है कि आपको शरीर में ब्लड कैंसर चल रहा हो, इसलिए जांच होनी चाहिए। तो ये सब जांच तभी संभव है जबकि आप कम से कम साल में एक बार जरूर चले जाते। लेकिन यदि ये सब सिम्टम है आपके शरीर में, तो आपको जाके डॉक्टर से मिलना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा चीज है, जो कि ये यदि होता है पेशेंट के साइड से और डॉक्टर के साइड से यदि हो, तो हम लोग इसमें जल्दी लक्षण को पकड़ करके लक्षण पर इलाज करेंगे, और हम उनको बताएंगे भी कि ये सब यदि लक्षण है, यदि आप आ जाते हैं तो हो सकता है बीमारी अपनी ही जगह हो, ताकि हम उसको ठीक कर सकें। अच्छा सर, जो ब्रेस्ट में ये होता है गांठ, ये हर एक गांठ कैंसर हो सकता है या नहीं होता है? अच्छा, हमने जितनी चीज बताई ऐसे कैंसर नहीं होता है। अच्छा, लेकिन चांसेस है जी। तो वो तो तभी होगा जब उसमें आगे की जांच होगी। अच्छा सर, ये बताइए, ये कैंसर जेनेटिक भी हो सकता है? हाँ, जेनेटिक होता है कुछ कैंसर, सब जी, जैसे ब्रेस्ट का कैंसर है ना, जैसे आंख का जो कैंसर होता है रेटिनोब्लास्टोमा वो होता है, ओवरी का कैंसर, ये सब होते हैं जेनेटिक। अच्छा, आंख का कैंसर कैसे पता चलेगा? रेटिनोब्लास्टोमा आंख में बढ़ जाएगा, उसका ट्यूमर हो जाएंगे, आंख में रोशनी चली जाएगी, दिखेगा, तो आंख को निकालना पड़ता है। अच्छा सर, ये बताइए, खान पान कितना महत्वपूर्ण है कैंसर को? ये खान से देखिए, ये तो है यदि खान पान, यदि आप सही समय पर सही खाना खाएं तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा बचाव हो सकता है। ये कोई नहीं कर सकता कि हम नहीं अच्छे खाना खाएं और हमको काहे कैंसर हो गया। तो एक भाई को कैंसर है, दूसरे भाई को क्यों नहीं होता है?
तब तो सबका खाना पीना बराबर होना चाहिए, है। सिंपल इसका आंसर नहीं हो सकता है। एक ही घर में एक ही आदमी को क्यों होता है, सबको होना चाहिए। हम तो खाना पीना वही खा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन यदि आप उसको नहीं खाएंगे तो हो सकता है कुछ प्रिवेंट कर लीजिए। खाने पीने से भी कुछ चीजें हैं जो वर्जित हैं, बार बार उसको नहीं खाना चाहिए। जैसे कि आप मीट खाते हैं, रेड मीट को पचाने में शरीर को बहुत कष्ट देना पड़ता है, बहुत करना पड़ता है। यदि आप रेड मीट नहीं खाते हैं, है ना, और आप हल्का खाना खाएं, नेचुरल चीज खाएं, है ना, जो खास करके नेचर से ज्यादा जुड़ा हुआ चीज है, हर जिसमें पेट को पचाने में आसान होता है ना, तो ऑर्गेनिक चीज खाएं, पानी साफ पिए। पानी से करीब करीब 65% रोग तो खाली पानी से होता है। अच्छा, हाँ, यदि पानी आप साफ नहीं पीते हैं, अच्छा पानी नहीं पीते हैं, है ना, तो अच्छा पानी का मतलब ये नहीं होता है चापाकल और तालाब कुआं। अच्छा पानी का मतलब होता है डीप बोरिंग। यदि उसका पानी पिए तो आप सेफ है। नहीं तो तालाब में तो आजकल ये हालत है कि हमारा घर है, हमारा इंस्टीट्यूशन है, कहाँ पानी बाहर बहाएंगे। लोग हमको सजेस्ट करते थे महावीर बनाने में, एक मोटा सा पाइप लीजिए और 40 फीट 50 फीट पर पट्टा में फर्स्ट लेयर है, वहां डाल दीजिए, क्या दिक्कत है। ये सब जगह हो रहा है। इतनी बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग देख रहे हैं, कहाँ उसका पानी निकासी होता है, तो हो रहे हैं। तो फर्स्ट लेयर तो पॉल्यूटेड है, इसलिए अब निचला जाएगा जब 300 फीट पर, जैसे हम लोग के करता है, वो थोड़ा ठीक है ना। अच्छा, ये जो आरओ का पानी आता है डिब्बा वाला जो सामान्य, लेकिन 100% वायरस को फिल्टर करना बड़ा मुश्किल है। हाँ, लेकिन ठीक है, आप हम लोग वही पीते हैं पानी का। अच्छा, तनाव कितना बड़ा कारण है सर? तनाव बहुत बड़ा कारण है। तनाव यदि रहेगा तो आपको कोई भी बीमारी, हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज हो, सब बीमारी में कहीं ना कहीं तो तनाव रहता है। तो सर, तनाव तो लगभग सब लोगों को है, लेकिन वही में जो उसको झेल लेते हैं, ठीक है, इसको कैटेगराइज किया जा सकता है क्या? इस लेवल का तनाव? बिल्कुल। यदि आप उसको झेल लेते हैं, अच्छे से करते हैं, कुछ आप योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ये सब करते हैं, और बहुत लोग तनाव को आने ही नहीं देते अपने पर, काम करते रहते हैं अच्छे से। आप दूसरी चीज में ध्यान लगाइए। तो हमने देखा कि जहाँ जहाँ इस तरह के काम हुए, जिस देश में, वहाँ कैंसर का इंसिडेंस कम है। अच्छा, और जिस देश में ये हुआ तो कैंसर का ही रहता है। अच्छा, एक दो लोगों ने सर सवाल पूछा, मतलब हमने लोगों से बातचीत की तो उन्होंने बताया, क्या मोबाइल फोन और बिजली का ये जो तार वगैरह है, ये भी कैंसर के लिए? अभी तक 100% ये कहीं भी नहीं आया है, लेकिन वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो निकलते ही है, जैसे हम यहाँ रखते हैं तो चलता है, लेकिन अभी तक ऐसा डेफिनेट प्रूफ नहीं हो पाया है ना। जैसे हम पॉकेट में यहाँ रखते हैं, तो यहाँ टेस्टिस है, टेस्टिस में स्पर्म्स होते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, ये देखा गया है। बहुत ज्यादा वो भी बहुत प्रूफ नहीं करेंगे, लेकिन एम्स ने एक प्रयोग किया कि उसमें क्या है 30% का कमी आ गया। जो स्पर्म पहले जितना थे यहाँ पॉकेट में रखना, लेकिन अभी तक कोई डेफिनेट प्रूफ नहीं है। भाई तो सब लोग। अच्छा सर, भारत का कैंसर और पश्चिमी देशों के कैंसर में कुछ अंतर है क्या आपके? वहाँ अर्ली डिटेक्शन ज्यादा होते हैं। अच्छा, यहाँ पर डिटेक्शन लेट होता है। और कैंसर कारण क्या हो सकता है? अर्ली डिटेक्शन नहीं कर पा रहे हैं लोगों को यहाँ। कारण क्या है लोगों में कि अर्ली डिटेक्ट नहीं हो पाता? आपको लोगों में जागरूकता नहीं है, लोगों को ज्ञान नहीं है, लोग अपने से आते नहीं है। हमको याद है कि महावीर कैंसर में जब शुरू किए तो आता ही नहीं था कोई दिखाने कैंसर के लिए। अच्छा, कैंसर का हुआ होता है ना, हम दिखाने का कहीं कैंसर निकल गया तो ये लोगों में डर रहता है, कैंसर फोबिया उसको कहते हैं। तो हम लोग स्क्रॉल पर चलाते थे, ये चलाते थे, कोई आता ही नहीं था। अच्छा, दिखाने के लिए कोई नहीं आता था दिखाने। हम भाई फ्री देख रहे हैं आपको, हम लोग 10 आदमी बैठे हुए करते रहते हैं कैंसर डिटेक्शन के लिए, नहीं आता था। तब हमने क्या क्या हेल्थ एवं कैंसर के हेल्थ ये सेंटर है ना, हेल्थ डिटेक्शन एंड कैंसर डिटेक्शन सेंटर करते थे। तो हेल्थ जहाँ वर्ड जुटा तब आने लगे लोग, वो भी बहुत बड़े आदमी नहीं कॉन्शियस है यहाँ का। कौन आदमी, आप स्वस्थ हैं, कभी जाते हैं अस्पताल बिल्कुल जांच करने? हमें तो नहीं जाएंगे। अरे हम बीमार पड़ेंगे तब ना अस्पताल में जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। यदि विदेश में आप नहीं जाएंगे तो आपका इंक्रीमेंट रोक देगा। आपका लड़के हैं, बच्चे हैं, तो आपका क्लास नहीं मिलेगा, आपको सर्टिफिकेट अगले साल का। बहुत इस पर गवर्नमेंट बहुत एग्रीमेंट है, जाना ही जाना है, आपको करना ही। अच्छा, लाइए सर्टिफिकेट लाइए, हाँ तभी आपको। अच्छा, जिम वगैरह का इसमें क्या रोल है? जिम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? भाई स्वस्थ तो रहना ही चाहिए ना, इसमें कौन कहेगा कि नहीं रहना चाहिए। अच्छा, जिम करिए, चाहे जैसे कीजिए, चाहे वॉक कीजिए, चाहे दौड़िए,
आपको शरीर को थोड़ा सा हेल्दी बना के रखना है। कई स्वस्थ लोग जो हैं सर, जैसे इरफान खान का नाम ले लिया जाए या अन्य लोगों को, कई फिल्म स्टार जिनके पास ये सारी चीजें थी, हमारे सुशील कुमार मोदी साहब, सारी चीजें इनके इर्द गिर्द थी, अगर डॉक्टर चाहिए तो डॉक्टर भी था, फिर ये कैसे कैंसर से? नहीं, कैंसर के लिए जरूरी थोड़ी है कि इन चीजों को आप करेंगे तो कैंसर नहीं होगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो किसी डॉक्टर को कैंसर नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। कैंसर तो जेनेटिक है, आपके जीन्स में कोई गड़बड़ी हो गई, उसके इसमें सीक्वेंसिंग में गड़बड़ी हो गई तभी होगा, वो तभी होता है ना। तो ये चीजें उसके चलते थोड़ी नहीं होता है। कोई बहुत हम जिम करेंगे तो नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। अच्छा सर, ये बताइए, आयुर्वेद और होम्योपैथ से क्या कैंसर का इलाज संभव है? नहीं, कैंसर की इलाज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। हम लोग यहाँ भी अपनी एक विधि से नहीं कर सकते हैं। अच्छा, हर के स्टेज का कैंसर स्टेज में होता है, हर स्टेज की इलाज अलग होती है। आयुर्वेदिक और ये सब चीजें जो भी हैं, या होम्योपैथी 100% कोई कैंसर को ठीक कर दे, ऐसा हमें अभी तक नहीं मिला है। अभी तक हमें नहीं मिला है। आज 50 साल का वो मेरा है, ऐसा मिला नहीं। हो सकता है थोड़ा रोक है, हो सकता है कि थोड़ा वो आपको आत्मिक संतुष्टि हो, है ना, कि हम तो इलाज करा रहे हैं, है ना, लेकिन रोक दे कैंसर को, ये थोड़ी दिक्कत है। पॉसिबल, ये वो लोग भी नहीं करेंगे। इनिशियल स्टेज में कुछ काम कर सकते नहीं। आपको अच्छा खाना, अच्छा पीना, ये सब भले आयुर्वेदिक में बताया जाता है, वो सब करिए तो आपको बीमारी नहीं होगी, कैंसर की बीमारी नहीं होगी। इनिशियल हो चाहे नहीं हो, हर की जरूरत, इतना कॉम्प्लिकेटेड ये चीज है कि कोई ऐसा नहीं कि बैक्टीरिया वायरस हो, आप दवाई दे दीजिए और कैंसर ठीक हो गया आपका, ऐसा नहीं है। अच्छा, कुछ जैसे कि फिल्म स्टार ही हैं जो तंबाकू वगैरह का प्रचार करते हैं कि विमल केसरी ऐसे कर करके, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या वो, देखिए, तंबाकू बहुत ही पोटेंशियल एजेंट है कैंसर प्रोड्यूसिंग में, कैंसर को प्रोड्यूस करता है। तो ऐसी हालत में वो आप यदि मान लीजिए कि उसका प्रचार करते हैं, लोगों तक यदि पहुंचाते हैं इस चीज को, और आपको होता क्या है कि तंबाकू से थोड़ा सा सेंसेशन अच्छा होता है। यदि आप सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट जो है सो आपको जैसे ही पिएंगे अच्छा लगने लगेगा, है ना। खैनी खाते हैं, गुटखा खाते हैं, लेकिन ये सब बहुत ही कार्सिनोजेनिक एजेंट है, प्रूव्ड है। इसमें बताने की लोगों को जरूरत नहीं है, लेकिन लोगों को आदत है। यदि आदत है तो खाएंगे। तो बड़े बड़े जो अभिनेता जो इसका प्रचार कर रहे हैं, वो कैंसर बांट रहे हैं लोगों को? बिल्कुल बांट रहे हैं, बिल्कुल बांट रहे हैं, 100% बांट रहे हैं। सब नहीं करता है आजकल, लेकिन कुछ लोग हैं, उनको आदत लगी हुई है पहले से करने की। आदत को छुड़ाया नहीं जा सकता है, जो नहीं कभी किए हैं। इसीलिए हम लोग का टारगेट है कि जब हम लोग के टारगेट कौन है, स्कूल के बच्चे, कि 16 साल से लेकर के 21 साल के बच्चे में ही होता है इसका रुझान। यदि आप उस समय उसको रोक दिए तो आगे नहीं लगा, आपको नहीं दिया। हमारे फादर बड़ी स्ट्रिक्ट थे, प्रिंसिपल थे, तो वो उन्होंने, हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम सिगरेट या बीड़ी पिए, कभी नहीं सोच सकते थे, या गुटखा खाए। हम नहीं कुछ खाए, हम अभी ठीक है। अभी मतलब कोई आपने कभी नशा नहीं, कभी एक पफ भी नहीं लिया, गुटखा के एक पाउच भी नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। अब आप जब लेंगे ना मुंह में तो आपको लगेगा नहीं, वो थोड़ा न्यूरो स्टिमुलेंट होता है, नर्व थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको, तो वो लेते लेते और आदत लग जाती है। सिगरेट पीने की आदत हो जाती है, 1-2 दिन भर में पिएंगे, बाद में चेन स्मोकर हो जाते हैं। रेगुलर चाहिए आपको। तो ओपियम जो है ना, तंबाकू किसी भी फॉर्म में कैंसर प्रोड्यूस करने वाला होता है, और हमें लगता है कि इस पर तो रोक लगनी ही चाहिए हर तरह से। हम लोग उतना कहे हैं कि कोफ्ता बना दिए, हम लोग अपना नियम बना दिए। कौन करता है? दुनिया भर में मसाला, ये सब पान बहार और क्या क्या चीजें, पान मसाला पर पड़ा हुआ है। ये तो फैशन में सर लेने लगे हैं, एकदम फैशन में नहीं, वो लेते हैं तो उनको थोड़ा सेंसेशन होता है, अच्छा लगता है। ये नहीं जानता है किसके चलते हम, और उनको तो होना ही होना है। कोई आदमी यदि सब तंबाकू नहीं लेता है और कोई आदमी तंबाकू लेता है, तो तंबाकू लेने वाले आदमी हाई रिस्क ग्रुप में चले गए। जरूरी नहीं कि उनको हो ही जाएगा, अच्छा, लेकिन हाई रिस्क में उनको नहीं लेने वाले से 20% ज्यादा चांस है होने का। ये है। अच्छा, खैनी तो बिहार का खैनी जो तंबाकू है, तो खैनी गांव में एकदम खैनी, तंबाकू, ये सिगरेट, बीड़ी, और ये क्या कहते हैं सिगार, ये सब जितनी चीजें होती है ना, ये सब है इसमें, सब आता है इसमें। तंबाकू और उससे बनी हुई पदार्थ उसमें आता है। अच्छा, आपने हेमा मालिनी जी के साथ, शबाना आजमी के साथ, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ मिलकर इसके लिए जागरूकता का काम किया है।
ये क्या क्या काम था सर, कैसे इसको उन लोगों से नहीं, हम लोग तो बता सकते हैं लोगों को जी, उनको अवेयर कर सकते हैं, उनको जागरूक कर सकते हैं। लेकिन पूरे बिहार जहाँ की आबादी आज 15 यहाँ की आबादी बिहार की है लगभग कितना है 12 करोड़, 12 करोड़ से ज्यादा है। 12 करोड़ से ज्यादा है, 14 करोड़ के लगभग बिहार की आबादी है। तो 14 करोड़ में यदि आप एक बार किसी को कह सकते हैं नहीं यदि पिया है तो हो सकता है कि मान जाए, हाँ। लेकिन जिसको आदत लग गई उसके लिए कहता है बुक्स की 30 सीटिंग देना पड़ेगा। एक आदमी के साथ 30 बार बैठिए, घंटों उसके साथ समय बिताइए, तब हो सकता है कुछ छोड़े। 30 अच्छा, ये कहता है लोग जो कर रहे हैं। तो ये लोग आपके पास कैसे आए, हेमा मालिनी और शत्रुघ्न सिन्हा वगैरह, क्या कहानी है इसकी? हमको लगता है शत्रुघ्न सिन्हा के चलते आए मेरे पास। अच्छा, हम कोई फिल्म में तो थे नहीं, जी, बॉलीवुड में तो रहे नहीं, जी, बॉम्बे में भी रहे तो कुछ लोगों से परिचय हुआ, जी। टाटा मेमोरियल में थे। बॉलीवुड में जाने का मन था कि नहीं? नहीं, क्यों जाएंगे भाई, हम ही लोग ठीक है। वो है कुछ खास लोगों के लिए, हमको घर चलाना है, परिवार चलाना है, ये भी तो मेरे प्राइड, बच्चों को पढ़ाना है, ये भी तो मेरी प्रायोरिटी है ना जी। तो इसलिए जो लोग आर्थिक रूप से बहुत ही अति है, जिनको कोई कुछ जिंदगी में ये नहीं है। एक्टिंग पसंद था कि नहीं? नहीं, हम नहीं किया, कभी किया नहीं, शुरू से ही नहीं कभी। अच्छा, उस तरफ मेरा दुकान भी नहीं। अच्छा सर, एक डॉक्टर के रूप में जब किसी मरीज को आप खो देते हैं, मर जाता है आपके सामने, तो खुद को आप कैसे संभालते हैं? हमको महसूस होता है, दुख तो हमें भी होता है, हम खास इसको बचा सकते थे। और मेरा मरीज जो बिल्कुल ठीक हो गया और एकदम भला चंगा हो गया, 40 साल के बाद भी ठीक ठाक है, बच्चे परिवार हैं, उसको जब देखते हैं तो लगता है कि वो नोबेल प्राइज मिल गया है ना। यदि हम उसको देखते हैं तो लगता है कि नोबेल प्राइज मिला हमको, इसलिए क्योंकि हमने उसको ठीक किया। हमने उसको, ऐसे बहुत सारे मरीज हैं, हजारों मरीज पटने में होंगे जिसको हमने इलाज किया और वो ठीक है। बल्कि एक हम लोग का संघ है पूरे इंडिया में, उसको कहते हैं कैंसर केयर इंडिया, उसके प्रेसिडेंट हैं। अच्छा, वो एक अम्ब्रेला देता है कैंसर केयर इंडिया, और जितने भी जगहों में कैंसर के विरुद्ध जितने भी एनजीओ काम कर रहे हैं, बड़े बड़े अथी कर रहे हैं, वो सब हमारे अम्ब्रेला के नीचे हैं। अच्छा, 59 हमारे पास ये हैं ऑर्गेनाइजेशन। आज हम चाहें कि हम पौंडीचेरी में एक रूट शो करा दें तो 10,000 बच्चियां तक लेके निकल जाएंगी। एक बार मेरे साथ है जी, 15 लाख यूथ फोर्स हमारे साथ है। 15 लाख में हम लोग जो है ये करते हैं, क्या कहते हैं, वो हमारे साथ है और वो हमारे प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। उसके नेशनल प्रेसिडेंट है। अच्छा, तो ये लेकर के हमको फायदा हो जाता है। तो आपने सर जो बिहार में वृक्ष लगाया इस कैंसर संस्थान का, आज उसको कहाँ पर देखते हैं? हम समझते हैं कि हम लोग जिस मुहिम पर, जिस मुकाम को चाहते हैं, यदि हमारी ये चीजें सब चीज हो जाए तो डेफिनेटली ये देश में आज गलत दिशा में हो रहा है। सब इलाज कर रहे हैं क्योंकि उसमें पैसे मिलते हैं। इसका हमें कोई पैसा नहीं देगा। आप अवेयर करें, एडुकेट करें तो क्या पैसा देगा? कोई पैसा नहीं देगा आपको। तो हम दूसरों से अलग होकर के थोड़ा चाहते हैं कि एक ऐसा चीज करें जिससे कि सही में लोगों को फायदा हो। और कैंसर का जो इंसिडेंस आज 15 लाख है नए मरीज का, घट करके काफी नीचे आ जाए, तो हम समझते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव मेरा था, और यही सी चीज को कॉपी करेंगे लोग। जरूरी नहीं कि आज हम यहाँ करें तो महाराष्ट्र नहीं करें, नहीं, कोई करता नहीं है, सब कोई फायदा नहीं है। तो ये वही कर सकता है जो डेडिकेटेड जिसमें ये हो। तब हम लोग अपने आंकड़े देंगे, ये देंगे, वो देंगे, तो लोगों को लगेगा कि नहीं हमको भी करना चाहिए। लेकिन आप तो जानते हैं कि हर कॉमर्शियल वेंचर इसमें भी आ गया है जी, बिल्कुल। तो वो नहीं कर पाते हैं लोग ये सब चीजों पर ध्यान, इसीलिए। अच्छा सर, आम लोगों का जो रोजाना का जिंदगी है, अगर आपसे सिंपल तरीके से पूछा जाए कि उनको क्या करना चाहिए जिससे कि उनके अंदर कैंसर का खतरा कम हो जाए, तो क्या बताएं आपको कि सांस, पानी, आप स्वच्छ अथी में रहिए, आपका टॉयलेट, आपका ये सब जो होता है वो सब ठीक ठाक हो। उसके बाद आप फल का ज्यादा सेवन कीजिए, पत्तीदार चीजों का कीजिए, विटामिन लीजिए, और ये सब चीजों जो नॉर्मल आपका ये है, वॉक कीजिए, थोड़ा सा थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए, तो आपका जो खास करके ये जो अपना जीने का ढंग है, समझे ना, तो वो लाइफ जो है उसको आप करेंगे तो शायद हो सकता है कि नहीं हो, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि हमको होगा ही नहीं, ये नहीं कर सकते। कैंसर खास करके आप बहुत चीजों को प्रिवेंट कर सकते हैं, 90% प्रिवेंट करता है। जितने भी वैक्सीन है उसको लीजिए, कैंसर की वैक्सीन आई है वो लड़कियों को दिलाइए। तो उससे कितने उम्र में दिया जाता है? 11 से लेकर के 21 साल तक में ठीक रहता है।
उसके बाद कैंसर का खतरा लगभग कम हो जाएगा। हमारे यदि दिला दीजिएगा तो 90% को सर्वाइकल कैंसर, जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है, वो नहीं होगा। अच्छा सर, ये जो कीमोथेरेपी है ये बड़ा दर्द देता है? नहीं, दर्द नहीं देता है, ऐसा मानते हैं लोग? बिल्कुल नहीं है। पानी अच्छा। चढ़ता है उसके मार्फत हम लोग चाहते हैं, दर्द क्यों देगा? हाँ, थोड़े साइड इफेक्ट होते हैं, थोड़ी कमजोरी होती है, ऐसा नहीं होता। रेडिएशन से भी होता है? रेडिएशन से भी कमजोरी आती है। अच्छा। लेकिन ये भी होता है कि हम मशीन से देते हैं, जैसे एक्सरे होता है वैसे ही रेडिएशन मशीन के, वो रेडिएशन निकला आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन वो कैंसर सेल्स को मारता है, नॉर्मल सेल को कम डिस्टर्ब करता है। और ये इम्यूनोथेरेपी वगैरह क्या है? इम्यूनोथेरेपी होता है कि आप अपने शरीर के प्रतिरोधात्मक जो क्षमता है, प्रतिरोध रखने की क्षमता है, वो जो है आपके शरीर को इतना न बढ़ा दें कि शरीर का जो रेजिस्टेंस पावर है इतना बढ़ा दें कि वो अपने मारे, उसी को कहते हैं इम्यूनोथेरेपी। ऐसी दवाइयां हैं जो इम्यून सिस्टम को आपको बढ़ाता है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि अगर भूखे आप रहें तो आपका जो कैंसर का सेल है उसको खुद ही आपका बॉडी खा जाएगा, ऐसा कुछ है? हम लोग के यहाँ थोड़ा सा ज्यादा खाने की आदत है जी। हम लोग इंडियन लोगों में जी ज्यादा खाने की आदत है। होटल गए या कहीं भी गए, कहीं किसी के तो भोज हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, उतना नहीं खाना चाहिए। शरीर को जितनी जरूरत है उसी अनुपात में आप अपना खाना रखिए, वही ठीक है। आप अपना दिनचर्या थोड़ा बताइए। हमारा तो देखिए बहुत कम हो गया, हम डायबिटिक है, 25 साल से डायबिटीज है, इंसुलिन पे भी है, इसलिए ऐसे भी मेरा खाना पीना घट गया है। हम कोशिश करते हैं जब खूब भूख लगे तब खाएं और कम खाएं, कोशिश करते हैं। इस रोग में, कैंसर में डायबिटीज कितना? ऐसा तो कोई अनुपात नहीं मिलता है, लेकिन डायबिटीज तो हर 4 में से एक आदमी को होता है, हर 4 में से एक आदमी को डायबिटीज मिल गया, तो इसलिए कैंसर भी उसमें आएंगे। इसके पीछे खाना ही कारण है मूल? नहीं, खाना नहीं है कारण, खाली खाना नहीं होता है। डायबिटीज का मूल रूप से क्या क्या कारण हो सकता है? नहीं, डायबिटीज का होता है कि वही 2 तरह के होते हैं। एक में क्या होता है कि खाने से होता है, खाना से नहीं होता है, बल्कि ये कहिए कि शरीर में एक पेनक्रियाज होता है, उसमें से इंसुलिन निकलना कम हो गया तो डायबिटीज बदल, यहाँ जो नाभि के पास होता है वो पेनक्रियाज, जी, उसी के चलते होता है। अच्छा सर, अगर आपसे कोई एक युवा डॉक्टर पूछे कि कैंसर स्पेशलिस्ट बनने के लिए सही तरीका क्या है, तो आपका सलाह क्या होगा? उसको MBBS करना होगा जी, MD करना होगा जी, और या फिर उसको DM करना होगा। लंबी पढ़ाई है, 10 साल के बाद तभी वो कैंसर स्पेशलिस्ट होगा। MBBS नहीं हो सकता है ना, खाली MD नहीं हो सकता है, उसके बाद फिर उसकी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद वो तभी होगा उसका। लंबी पढ़ाई है, वो करेंगे। सुपर स्पेशलिस्ट होता है, एक होता है जनरल स्पेशलिटी, एक होता है कि सुपर स्पेशलिस्ट। हम लोग सुपर स्पेशलिटी में हैं। अच्छा, कुछ करके तब हम यहाँ पहुंचे। अच्छा सर, मान के चलिए बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके परिवार में ही कोई ना कोई कैंसर से पीड़ित है, तो उनके परिवार के लिए आपका क्या संदेश होगा? मेरा यही कहना है कि कैंसर छुआछूत का रोग नहीं है। यदि ऐसा होता तो 50 साल में सबसे पहले अभी को होता जी। एक से दूसरे को नहीं होता। सबसे अच्छी बात इसमें है जी। एक तो है कि बड़ी तेजी से बढ़ने वाला है, पूरे शरीर तक वो छाप लेता है, लेकिन वो छुआछूत का नहीं है। वाइफ से हस्बैंड को नहीं होगा, हस्बैंड से वाइफ को नहीं होगा। खासकर जब वो पूरे परिवार पूरी तरह से हताश हो जाता है, जब वो सोच लेता है कि देखिए मानसिक रूप से भी लोग ऐसा है कि कैंसर के बारे में जितना हवा बना दिए वो ऐसा नहीं, विदेश में नहीं समझता है। आज अमेरिका में कहाँ कोई समझता है, वहाँ एडवांस केस में मिलता कितना है, हम उंगली पर कह के गिन सकते हैं एडवांस केस वहाँ पे। हाँ, और हम लोग अर्ली केस को उंगली पर गिनते हैं, सारा एडवांस ही होता है। तो वहाँ पर ऐसा है कि वहाँ सारी जब देखता है कि लोग लाखों लाख लोग ही हैं, अर्ली इलाज हुआ सब ठीक हो गए, तो उसको कैंसर को एक क्रॉनिक बीमारी समझता है, ना कि एक उसको जानलेवा बीमारी समझता है। हम लोग यहाँ देखते हैं लाखों लाख लोग मर गए, सबको कैंसर हुआ, सब मर गए, तो ये दिक्कत है। तो हम लोग के दिमाग में माइंड सेट वही हो गया नहीं। अच्छा, ऑर्गेनिक खाना और देसी खाना लोग कहते हैं कि कैंसर से बचाता है। ऑर्गेनिक खाना तो अच्छा होते करता है जी, लेकिन बाकी चीजें जिसमें कि फर्टिलाइजर का कम से कम उपयोग, फर्टिलाइजर का कम से कम उपयोग हो और इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सब कार्सिनोजेनिक है। यदि वैसा है तो आदमी को उतना थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। अच्छा, कैंसर वाले लोगों के लिए कुछ सब्जियां वगैरह आप कर सकते हैं कि क्या खाएं? वो ऐसी चीजें जो इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं वही चीजें, और कुछ है, कोई अलग से थोड़ी सब्जी हो। इम्यूनिटी बढ़ा तो इम्यूनिटी को बूस्ट करे, बस वही खाना चाहिए। अच्छा, दूध, चाय, चीनी, इससे भी लोगों के मन में है कि कैंसर होता है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं,
कोई पॉजिटिव प्रूफ नहीं मिला, कोई साइंटिफिक बेस पे इसको नहीं प्रूफ किया गया कि चाय पिएंगे तो कैंसर हो जाएगा। वैसा चलिए सर, बहुत अच्छा ठीक है, लगा आपसे बहुत बात अच्छा करके। लगा हमको भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी हम लोगों ने इसको कोशिश डिटेल किया। बात नहीं है। जी 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 जी, थैंक यू।